ने आनंद को इस छोटी सी जीत की बधाई दी। क्या बात है, तुम जीत गए। काफी दिनों बाद ऐसा देखने को मिला है, वरना इस तरह से छोटे बच्चों के लिए भला कौन किसी से लड़ता है। मैं उससे लड़ नहीं रहा था, मैं तो बस उसे ये बोलना चाह रहा था कि एक छोटे से बच्चे पर जोर आजमाइश करने की क्या जरूरत है, उसे आराम से भी तो समझाया जा सकता है। ठीक है, वैसे मेरा नाम कमल है, अब से हम कुछ सालों तक एक साथ ही पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, मेरा नाम आनंद। चलो साथ में चलते हैं, आज पहला दिन है। वो दोनों इस बात से बेखबर थे कि डॉक्टर त्रिलोकनाथ की नजरें इस पूरे वाकये पर थी। वो दूर खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे थे और फिर उन दोनों के क्लास में जाने का इंतजार करने लगे। जब एक बार एनाटॉमी के सारे स्टूडेंट क्लास में पहुंच गए, तब वो भी अंदर गए। आज से कुछ सालों तक इस मेडिकल कॉलेज में पढ़कर आप सभी डॉक्टर्स बन जाएंगे। याद रखिएगा, एक डॉक्टर को दुनिया भगवान से कम नहीं मानती है। डॉक्टर त्रिलोकनाथ एक मेज के चारों तरफ घूमते हुए सभी स्टूडेंट से बातें कर रहे थे। उनकी नजरें अभी भी उन्हीं पर बनी हुई थी, मगर आनंद के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे डॉक्टर त्रिलोकनाथ की बातें सुनने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। डॉक्टर बनने से पहले आप सभी लोगों को इस हकीकत को मान लेना चाहिए कि आप अपने मरीज को बचाने की सिर्फ कोशिश करते हैं, और इस कोशिश के दौरान अगर उसकी मौत हो जाती है तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। वहां मौजूद सभी मेडिकल स्टूडेंट्स उनकी बातों को बड़े ही गौर से सुन रहे थे, लेकिन इसी वक्त आनंद का ध्यान भटक गया। उसे खिड़की के बाहर वही शख्स नजर आया जिसे उसने कॉलेज में अकेले पागलों की तरह लेक्चर देते हुए देखा था। क्योंकि अगर मरीज के इलाज के दौरान आप में से कोई अपने आप को उसकी मौत का दोषी मान लेता है, तो उसके लिए ये एक बहुत गहरा सदमा होगा, जिससे बाहर निकलना उसके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। इधर आनंद ने देखा कि वो शख्स कुछ लोगों को शीशियों में दवाई बांट रहा था। इसी पल डॉक्टर त्रिलोकनाथ ने इस बात पर गौर कर लिया था कि आनंद का ध्यान लेक्चर के दौरान बाहर था। आप सभी को चिकित्सा क्षेत्र की इस हकीकत को अपने जहन में बैठा लेना चाहिए कि जिंदगी और मौत एक सच्चाई है। मरीज का इलाज करने के दौरान हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप सभी उसकी जान बचाने में कामयाब हो ही जाएंगे। कभी ऐसा भी होगा कि लाख कोशिश करने के बाद भी आप मरीज को नहीं बचा पाएंगे। इस वक्त भी आनंद की नजरें बाहर उस शख्स को देख रही थी, जबकि बाकी सभी मेडिकल स्टूडेंट्स का ध्यान अंदर डॉक्टर त्रिलोकनाथ पर ही था। अब वो भी इस बात को अच्छे से समझ चुके थे कि आनंद का ध्यान उनकी बातों पर नहीं था। उन्हें आनंद के खिलाफ डीन से शिकायत करने का ये एक अच्छा मौका मिल गया था। और सबसे जरूरी बात, इस पूरी पढ़ाई के दौरान आपका ध्यान हमेशा पढ़ाई पर होना चाहिए, हमेशा पढ़ाई पर, खिड़की से बाहर नहीं। इतना कहते हुए उन्होंने नाराजगी के साथ आनंद के कंधे पर हाथ रखा, जो कि बाहर की तरफ देख रहा था। इसी पल आनंद को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत पीछे पलटकर देखा। माफ कीजिएगा, मेरा थोड़ा सा ध्यान। क्या डॉक्टर त्रिलोकनाथ आनंद को उसकी पहली गलती पर माफ कर देंगे? और आखिर वो शख्स कौन था जिसे आनंद ने खिड़की से बाहर देखा था? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। मैं यहाँ सभी को कुछ खास चीजें समझा रहा हूँ, और भविष्य के डॉक्टर आपका ध्यान तो कहीं और ही है। इस तरह से पूरी करोगे आप अपनी मेडिकल की पढ़ाई? माफ कीजिएगा, भले ही मैं देख बाहर रहा था, मगर मेरा सारा ध्यान आपकी बातों पर ही था। मैंने आपकी सारी बातों को बड़ी ही बारीकी से सुना। अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर बताओ मैंने अभी सभी को क्या समझाया? डॉक्टर त्रिलोकनाथ के इतना कहते ही सभी स्टूडेंट्स की नजरें आनंद के चेहरे पर आकर टिक गई और सभी उसके बोलने का इंतजार करने लगे। आपने बताया कि हमें जितना जल्दी हो समझ लेना चाहिए कि जिंदगी तरह मौत भी एक सच है। अगर हम पूरी कोशिश करने के बाद भी एक मरीज की जिंदगी नहीं बचा पाते हैं, तो इस बात का दोषी हमें खुद को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो मरीज की जान ना बचाने का सदमा हमें अंदर ही अंदर तोड़ देगा। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, और जिंदगी की आखिरी सच्चाई मौत ही है। उसके बाद हम कुछ भी नहीं है। आनंद ने डॉक्टर त्रिलोकनाथ की समझाई सारी बातों को बता दिया था, मगर आनंद को हकीकत में ये सारी बातें बकवास लगती थी। इसलिए उससे एक गलती हो गई, उसके मुंह से आखिरी बात में सच निकल गया। लेकिन माफ कीजिएगा सर, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूं कि मौत के बाद भी एक इंसान फिर से जिंदा हो सकता है। क्या? ये आखिरी में तुमने क्या कहा? फिर से कहना जरा। आनंद ने वो सच कह दिया जिसमें वो भरोसा करता था।
मगर अगले ही पल आनंद के जहन में रतन की वो बात याद आने लगी जिसमें उसने आनंद को इस बारे में किसी से बात करने को मना किया था। एक मरे हुए इंसान को फिर से जिंदा करने की बात गलती से भी किसी के सामने मत कहना, वरना लोग तुम्हें पागल समझने लगेंगे। जैसे ही आनंद को इस बात का एहसास हुआ कि उसने मुर्दों को जिंदा करने वाली बात बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, अगले ही पल उसने अपनी बात पर पर्दा डालने की कोशिश की। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। दरअसल मैं घबरा गया था। तो फिर तुम क्या सोचते हो जिंदगी के बारे में, और तुमने ये सब क्यों कहा? आखिर तुम कहना क्या चाहते थे? सच ये है कि आपने जो कहा वो सब कुछ आम बात है। आप यहाँ मौजूद सभी मेडिकल स्टूडेंट के जहन में सिर्फ यही बात भर रहे हैं कि हम लोग मौत के आगे कुछ भी नहीं कर सकते। मौत के बाद इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अरे अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुमने अपनी इस तरह की बात के लिए माफी मांगी थी, फिर से वैसे ही बात करने लगे हो। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? आनंद थोड़ा सा हड़बड़ा गया था। ना चाहते हुए भी उसकी बातें घूम फिर कर वहीं मौत के बाद जिंदगी वाले मुद्दे पर ही जा रही थी। लेकिन इस बार जब त्रिलोकनाथ जी ने उससे अपनी बताई बातों के बारे में पूछा तो उसने गड़बड़ कर दी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो बोला वो बहुत ही आम है। मैं बचपन से इस तरह की बातें सुनता आया हूँ। इस तरह की बातें सुन सुनकर मैं थक चुका हूँ। ये क्या बोल रहे हो तुम? चुप करो। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। आप मरीजों के लिए इलाज के नए तरीके के बारे में नहीं सोचते हैं। बस मौत जिंदगी का आखिरी सच है, इस पर आकर रुक जाते हैं। मैंने कहा चुप करो। लेकिन मैं क्यों चुप रहा हूँ? आप ही तो जानना चाहते थे ना कि मेरी क्या सोच है, और यही आपके पढ़ाने का सच है। आप ना ही इलाज के नए तौर तरीकों के बारे में सोचते हैं और ना ही जिंदगी में थोड़ा जोखिम उठाने के बारे में। डॉक्टर त्रिलोकनाथ के लिए आनंद की ये बातें बदतमीजी जैसी थी। उन्हें आनंद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसे देखकर कमल आनंद को खामोश रहने का इशारा कर रहा था, मगर आनंद रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अगर इंसान को कोई बीमारी हुई है तो यकीनन कुदरत के पास उसका कोई ना कोई इलाज भी जरूर होगा, लेकिन आप उस बीमारी को दूर करने के लिए नए इलाज के बारे में सोचते ही नहीं है, बल्कि वहीं अपने पुराने तरीकों से उसे ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं, और फिर एक वक्त पर आकर सब कुछ ऊपर वाले के हाथ छोड़ देते हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स को आनंद की बातें बड़ी ही दिलचस्प लग रही थी और ये बात उन सभी के चेहरे से जाहिर थी, लेकिन डॉक्टर त्रिलोकनाथ को उसकी बातें अपनी बेइज्जती लग रही थी। उन्हें आनंद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। बाहर निकलो, तुम मेरी क्लास से बाहर निकलो। नहीं, मैं इस तरह से बाहर नहीं जाऊंगा। पहले अपनी बात पूरी करूंगा और फिर जाऊंगा। अपनी इस बात के साथ आनंद ने डॉक्टर त्रिलोकनाथ के चेहरे से अपनी नजरों को हटाया और फिर सभी मेडिकल स्टूडेंट्स की तरफ देखते हुए अपनी बात को पूरी करने लगा। हम यहाँ मेडिकल स्टडीज के लिए आए हैं, मगर ये जरूरी नहीं कि हमें यहाँ पर जो सिखाया जाए हम उसे ही सब कुछ मान लें। हमें इलाज के नए तौर तरीकों के बारे में जानने की पूरी आजादी होनी चाहिए। इतना कहते हुए आनंद का ध्यान इस क्लासरूम के बीचों बीच रखे एक प्लास्टिक की डमी बॉडी पर गई, जिसे देखते हुए वो सभी को कुछ समझाने लगा। जैसे हमें पढ़ाने के लिए इस पुतले की मदद क्यों ली जा रही है? क्या आप लोगों को नहीं लगता कि अगर इसके बदले किसी का मुर्दा शरीर यहाँ पर होता तो हम चीजों को अच्छे से समझ पाते? बेशक आज के जमाने में डेड बॉडी के जरिए ही मेडिकल स्टूडेंट्स को चीजें सिखाई जाती हैं, मगर उस दौर में आनंद का ये बात इतनी बेबाकी से कह देना किसी पागलपन से कम नहीं था। उसकी इस बातों से यहाँ सभी स्टूडेंट्स हैरान थे। वहीं अब डॉक्टर त्रिलोकनाथ का गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। बस बहुत हुई तुम्हारी ये बकवास। अब अपनी बकवास बंद करो और चलो मेरे साथ डीन के पास। अब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने मुझसे बदतमीजी करके कितनी बड़ी भूल की है। आनंद ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और उनके पीछे पीछे डीन डॉक्टर रामेश्वर दत्त के दफ्तर में पहुंच गए। वहीं आनंद के साथ वाले लगभग सभी मेडिकल स्टूडेंट दीवारों पर कान लगाकर आनंद की बात सुनने की कोशिश करने लगे। माफ कीजिएगा, मगर मैं स्टूडेंट को अपने लेक्चर में आने की इजाजत नहीं दे पाऊंगा। इनका नाम आनंद श्रीवास्तव है। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर स्टूडेंट ने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि कॉलेज के पहले ही दिन तुम्हें ये फैसला लेना पड़ा? आप मुझे भी तो बोलने का मौका। आनंद अपनी बात को पूरा कर पाता इससे पहले ही डॉक्टर त्रिलोकनाथ ने बोलना शुरू किया। इस स्टूडेंट ने मुझसे सभी मेडिकल स्टूडेंट्स के सामने बदतमीजी की है। सभी के सामने खुद को ज्यादा ही होशियार और अक्लमंद साबित करने के चक्कर में ये स्टूडेंट इतना भी भूल गया कि अपने प्रोफेसर की इज्जत कैसे करते हैं। लेकिन मैं तो सिर्फ अपनी राय देना चाह रहा था। मैं तो। खामोश। देखा आपने, ये स्टूडेंट लेक्चर के दौरान अपने भाषण में बोलता है कि हमारे पढ़ाने के तौर तरीके बहुत पुराने हैं।
हम इनमें कुछ नया क्यों नहीं जोड़ते? यहाँ तक कि इसका कहना है कि हम मौत के आगे नहीं सोचते हैं। इनके मुताबिक मुर्दों को जिंदा करने के बारे में भी सोचना चाहिए। आनंद अपनी इस बात पर पर्दा डालना चाहता था, इसलिए वो अपनी इस बात को भूल ठहराने की कोशिश करने लगा। नहीं 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 नहीं, मैं अपनी इस बात की माफ़ी मांगता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा बोल गया, लेकिन मरीजों के इलाज के नए तरीके और दवाओं का इस्तेमाल तो किया ही जा सकता है ना। इसमें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो, तुम जो बोल रहे हो वो सब कुछ समय समय पर किया जाता है, लेकिन तुम्हें इस तरह से अपने प्रोफेसर से बदतमीजी तो नहीं करनी चाहिए थी। वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स तुम्हारी बात सुन रहे थे। अब तुम्हारी इन बातों का उन पर क्या असर होगा? वो लोग क्या सोचेंगे? आनंद ने उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से वहीं पर खड़ा रहा। डॉक्टर त्रिलोकनाथ, आखिर आप इस स्टूडेंट को क्या सजा देना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि इसे कॉलेज से निकाल दिया जाए, ताकि बाकी स्टूडेंट्स इस तरह की गुस्ताखी करने की गलती से भी कोशिश ना करें। इसकी कॉलेज से बर्खास्तगी उन लोगों के लिए एक सबक होगी। डॉक्टर त्रिलोकनाथ ने तो गुस्से गुस्से में अपना फैसला सुना दिया था, मगर उनके इस फैसले को सुनकर आनंद के पैरों तले जमीन सरक गई। साथ ही साथ डीन के दफ्तर के बाहर उन सभी मेडिकल स्टूडेंट्स के चेहरे का भी रंग उड़ गया था, जो कि दीवार पर कान लगाकर ये सारी बातें सुन रहे थे। क्या आनंद को मेडिकल कॉलेज से बर्खास्त कर दिया जाएगा? और आखिर क्या होगा जब रतन को इसके बारे में पता चलेगा? जानने के लिए सुनिए नेक्स्ट एपिसोड। देखो आनंद श्रीवास्तव, मैं समझ सकता हूं कि तुम जिस उम्र से गुजर रहे हो उस उम्र के स्टूडेंट में काफी जोश होता है, हर चीज को पाने का जुनून होता है, लेकिन इस तरह से पूरी क्लास के सामने अपने प्रोफेसर की बातों को कम आंकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जितनी तुम्हारी उम्र है उससे कहीं ज्यादा सालों से डॉक्टर त्रिलोकनाथ इस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। अगर तुम कुछ अलग करना चाहते हो तो करो, तुम्हें किसने रोका है? लेकिन याद रहे, तुम्हारे एक्सपेरिमेंट किसी के लिए अभिशाप ना बन जाए, ठीक है? आनंद को उसकी पहली गलती पर समझाते हुए डीन डॉक्टर रामेश्वर दत्त ने डॉक्टर त्रिलोकनाथ की तरफ देखा, जो कि उनकी इस समझाइश से खफा नजर आ रहे थे। इससे पहले कि वो नाराजगी में आनंद के सामने ही कुछ कहते, डीन ने आनंद की तरफ देखा। ये तुम्हारी पहली गलती थी, इसलिए तुम्हें सिर्फ समझाया जा रहा है, लेकिन ध्यान रखना, इस तरह की बदतमीजी के लिए तुम्हें बार बार समझाया नहीं जाएगा। अगर अगली बार तुम्हारी इस तरह की कोई शिकायत सामने आती है तो मुझे मजबूरी में कोई फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस मेडिकल कॉलेज में दूसरे स्टूडेंट्स के लिए सबक भी तो रखने होते हैं। समझ गए तुम? उनकी इस बात पर आनंद ने बिना कुछ कहे हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया और फिर डीन ने उसे जाने की इजाजत दे दी। जैसे ही आनंद ने बाहर जाने के लिए डीन के ऑफिस का दरवाजा खोला, उसके दाईं तरफ मेडिकल स्टूडेंट्स एक कतार में दीवार पर कान लगाए खड़े थे, जो उसे देखकर सीधे हो गए। इनमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स आनंद से नजरें मिलाने के बाद सीढ़ियों से होते हुए वापस क्लासरूम में चले गए, जबकि कमल मुस्कुराते हुए उसके सामने ही खड़ा था। मेरे दोस्त, इस तरह से कॉलेज के पहले ही दिन बगावत करना ठीक नहीं होता। वो तो किस्मत से आज डीन का मूड ठीक था, इसलिए उसने तुम्हें बख्श दिया, वरना कम से कम कुछ दिनों के लिए तुम्हें एनाटॉमी की क्लासेस से बाहर होना पड़ता। मैं इस बात की परवाह नहीं करता। मैंने इस मेडिकल कॉलेज में दाखिला सिर्फ अपने पिता के कहने पर लिया, वरना मैं जो जिंदगी में हासिल करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे सिर्फ किताबों का सहारा चाहिए, इस तरह के प्रोफेसर का नहीं जो सिर्फ किताबी बातें करते हैं। क्या बात है, तुम्हारी बातें सुनने में तो बड़ी ही दिलचस्प लगती है, लेकिन तुम्हारे कहने का क्या मतलब था? आखिर तुम जिंदगी में एक अच्छे डॉक्टर बनने के अलावा और क्या चाहते हो? सब कुछ एक ही दिन की दोस्ती में जान लोगे? वक्त आने पर तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। चलो, फिलहाल हमें क्लास में चलना चाहिए। दोनों सीढ़ियों से होते हुए अपनी क्लास में आ गए। इधर दूसरी तरफ डीन के दफ्तर में प्रोफेसर त्रिलोकनाथ रामेश्वर दत्त डीन के फैसले से खफा नजर आ रहे थे। ये आपने क्या किया? इतना अच्छा मौका था उस नालायक को कॉलेज से बाहर का रास्ता दिखाने का, लेकिन आपने उसे यूं ही जाने दिया। कम से कम उसे मेरी क्लास से कुछ दिनों के लिए बर्खास्त तो कर दिया होता, लेकिन नहीं, आपने तो वो भी नहीं किया। बस उसके सामने एक अच्छे डीन की मिसाल पेश कर दी। डॉक्टर त्रिलोकनाथ की इस नाराजगी को देखकर डीन के मुंह से हंसी छूट गई।
तुम तिलमिला बहुत जल्दी जाते हो। तुमने शायद मेरी बातों पर गौर नहीं किया। मैंने उससे कहा कि उसे सब कुछ करने की आजादी है। वो मेडिकल फील्ड के लिए जो एक्सपेरिमेंट करना चाहता है वो कर सकता है। तो इससे क्या, आपने तो उसे और भी चीजें करने की आजादी दे दी। तुम अभी भी मेरी बात नहीं समझे। मैंने उसे आजादी तो दे दी है, लेकिन इस आजादी से वो खुद हमारे शिकंजे में कैद हो जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि वो कोई ना कोई ऐसा मेडिकल एक्सपेरिमेंट जरूर करेगा जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगी, समझे? ये सुनकर डॉक्टर त्रिलोकनाथ के चेहरे पर एक हरामी हंसी आ गई और फिर वह मुस्कुराते हुए डीन से इजाजत लेकर लेक्चर लेने अपनी क्लास में चले गए। कॉलेज खत्म होने के बाद आनंद अपने दोस्त कमल के साथ उसी कॉफी शॉप पर गया जहां कलकत्ता आने के बाद उसने अपनी पहली रात गुजारी थी। दरअसल वो अपने गांव राघवगढ़ के दोस्त रतन से मिलना चाहता था। उसके पिता ने उसे रतन से दूरी बनाए रखने के लिए जरूर बोला था, मगर उसने उनकी इस बात को संजीदगी से नहीं लिया, जो कि बाद में उसके लिए परेशानी का सबक बन सकती थी। बाजार में इस वक्त कम ही भीड़ थी। वो उसी चाय कॉफी की दुकान के सामने खड़ा हो गया। हाँ भाई, बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ। क्या खाने पीने को चाहिए बताओ? आनंद ने एक नजर उस बुजुर्ग दुकानदार की तरफ देखा और फिर उसे नजरअंदाज करके रतन की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा, मगर वो उसे कहीं नजर नहीं आया। लेकिन अब भी उस बुजुर्ग दुकानदार की नजर उसी पर बनी हुई थी। क्या हुआ भाई, किसी को ढूंढ रहे हो क्या? इतना कहते हुए उसकी नजर आनंद के पहनावे पर गई। अच्छी कदकाठी, सांवला लेकिन आकर्षक चेहरा, सफेद कमीज और काली पतलून के साथ हाथ में कुछ किताबें देखकर उसे आनंद को पहचानने में जरा भी देर नहीं लगी। किसे ढूंढ रहे हो आनंद? उस अजनबी दुकानदार के मुंह से अपना नाम सुनकर आनंद चौंक गया और फिर उसने तुरंत पीछे पलटकर देखा। दीनू काका। सब मुझे यहाँ पर दीनू काका कहते हैं। माफ कीजिएगा दीनू काका, लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता चला? बरखुरदार, मुझे तुम्हारा नाम भी पता है और तुम जिसे ढूंढ रहे हो उसका नाम भी। क्या कहा? मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ आपको उसका नाम भी मालूम है? तुम रतन को ढूंढ रहे हो ना? उसी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है और वो तुम्हारे लिए ये खत छोड़ कर गया है। ये कहकर उस दीनू काका ने आनंद के हाथ में वो खत थमा दिया। आनंद ने जैसे ही उस खत को पढ़ा, उसके चेहरे पर परेशानी की शिकन नजर आने लगी। उसे इस तरह से परेशान देखकर कमल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। इसी पल उसकी ये परेशानी उस बुजुर्ग दुकानदार ने भी महसूस की। क्या हुआ आनंद बेटा? आखिर रतन ने इस खत में क्या लिखा है? तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं दीनू काका, हमें रतन के आने का इंतजार करना होगा। ये कहकर आनंद ने खत को अपनी कमीज में रख लिया और वहां से जाने के लिए जैसे ही पीछे पलटा, तभी उसकी नजर दुकान के अंदर से बाहर आ रहे उसी 13 साल के बच्चे पर गई जिसे उसने अपने कॉलेज के चौकीदार से बचाया था। वो मेरा पोता है। लेकिन दीनू काका, इसे ये पीठ पर क्या हुआ है? पता नहीं बेटा, बहुत इलाज कराया लेकिन इसकी पीठ का ये फोड़ा ठीक नहीं हो पाया। इसी वजह से वो पढ़ने भी नहीं जाता है। कहता है कि सब बच्चे उसे कुबड़ा कुबड़ा कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। दीनू काका, क्या ये बचपन से ही ऐसा है? और क्या नाम है इसका? मुन्ना। मुन्ना नाम है इसका। वो 12 साल का था तब तक तो उसे इस तरह की कोई परेशानी नहीं हुई थी। पिछले साल उसकी पीठ पर एक छोटी सी फुंसी उठी और फिर वो बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी हो गई कि अब कमीज पहनने पर भी वो छुपती नहीं है। दीनू काका, ऐसी चीजों को छुपाया नहीं जाता, बल्कि उनका इलाज कराया जाता है। इलाज तो करवा रहे हैं बेटा, ज्यादा पैसे तो नहीं है मेरे पास, इसलिए यहीं सामने एक वैद्य जी रहते हैं। उन्होंने दवाइयां दी हैं और बोला है कि जल्द ही मुन्ना का ये कुबड़ापन ठीक हो जाएगा। वैद्य जी शब्द सुनकर आनंद को एक पल के लिए अपने पिता दामोदर दास जी की याद आई और फिर उसने मायूसी से नाक के इशारे में अपना सिर हिलाया। दीनू काका, मैं ठीक करूंगा मुन्ना का कुबड़ापन, क्योंकि असल में उसे कुबड़ापन है ही नहीं। लेकिन बेटा, तुम इसे कैसे ठीक कर सकते हो? अभी तो तुम पूरी तरह से डॉक्टर बने भी नहीं हो। वो सब छोड़िए दीनू काका, और आप मुझ पर भरोसा रखिए। रतन ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया था। मुझे रतन पर जितना भरोसा है उतना ही भरोसा अब तुम पर भी है। ठीक है,
तो मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। अरे आनंद, पागल हो गए हो क्या? अगर कॉलेज में किसी को पता चल गया कि तुम बाहर से किसी बच्चे को अंदर लाकर चोरी छुपे उसका इलाज कर रहे हो तो मुसीबत हो जाएगी। इस बात को मत भूलो कि आज ही तुम्हें डीन ने चेतावनी देकर छोड़ा है। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हमें बस उस चौकीदार की नजरों से छुपकर मुन्ना को अपने साथ अपने कमरे में ले जाना होगा। अरे तुम समझ नहीं रहे हो, अगर गलती से भी डॉक्टर त्रिलोकनाथ या किसी को भी इस बारे में भनक लगी ना तो वो तुम्हें इस बार कॉलेज से बाहर निकलवा कर ही रहेंगे। क्या होगा अगर कॉलेज में किसी की नजरों में मुन्ना आ गया? और आखिर रतन ने उस खत में आनंद के लिए क्या बात लिखी होगी? अरे यार कमल, अरे दोस्त तुम डरते बहुत हो। हम मुन्ना को इस तरह से छुपा कर लेके जाएंगे कि किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। बस तुम घबराना मत, हमें सिर्फ चौकीदार की नजरों से बचकर निकलना है, सिर्फ चौकीदार की नजरों से। हाँ, उस चौकीदार से जिससे कॉलेज के पहले ही दिन तुम्हारी बहस हो गई थी। तुम शायद इन चौकीदारों को जानते नहीं हो, मगर मैं तुम्हें इतना बता देता हूँ कि ये लोग अपनी बेइज्जती कभी नहीं भूलते हैं और मौके की तलाश में होते हैं। और इसका नाम बहादुर है। मैंने सुना है बहुत खुराफाती चौकीदार है ये, और प्रोफेसर त्रिलोकनाथ का चमचा भी है। हो, तुम वो सब छोड़ो और एक संदूक का इंतजाम करो। संदूक? लेकिन क्यों? क्योंकि हम मुन्ना को उसी में छुपा कर लेके जाएंगे। ये देखिए आनंद बाबू, इससे आपका काम हो जाएगा। ये कहते हुए उस काका ने संदूक की तरफ इशारा किया और आनंद के बोलने से पहले ही मुन्ना मुस्कुराते हुए उस संदूक में जाकर बैठ गया। ये हो गया काम। हे भगवान, बचा लेना, कहीं वो चौकीदार इस संदूक को खोल कर ना देख ले। वो डॉक्टर त्रिलोकनाथ का चमचा है, शिकायत करने में जरा भी देर नहीं करेगा। अरे कुछ नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो मेरे दोस्त। तीनू काका, क्या तुम हमारे लिए एक तांगे वाले का इंतजाम कर सकते हो जो इस संदूक के साथ हमें मेडिकल कॉलेज के अंदर तक छोड़कर वापस आ जाए? हाँ, क्यों नहीं, अभी आपके लिए तांगे वाले का इंतजाम कर देते हैं। थोड़ी ही देर में उन लोगों के लिए वहां पर तांगे वाला आ गया, जिसमें उन दोनों ने पहले संदूक रखा और फिर उसमें मुन्ना को छुपाकर बैठा दिया। तीनू काका, मुझ पर भरोसा रखना, बहुत ही जल्द आपको आपका मुन्ना पूरी तरह से ठीक वापस मिल जाएगा। और हाँ, रतन आए तो उसे रोक कर रखना, बिना मुझसे मिले अब उसे वापस मत जाने देना। ठीक है आनंद बाबू, अगर रतन लौट कर आता है तो उसे तुमसे मिलने की बात जरूर करूंगा। तुम बस मुन्ना का ख्याल रखना। दादाजी, आप आनंद भैया पर भरोसा रखिए, मुझे उन पर पूरा भरोसा है कि वो मुझे ठीक कर देंगे। फिर मुझे कोई कुबड़ा कह के नहीं चिढ़ाएगा और फिर मैं पढ़ने भी जा पाऊंगा। उसके इतना कहते ही आनंद ने मुन्ना को संदूक के अंदर छुपा दिया और मुन्ना ने अपने दादाजी को हवा में हाथ लहराते हुए अलविदा कहा। कुछ ही देर में वो लोग मेडिकल कॉलेज के गेट पर पहुंच गए, जहां गेट पर चौकीदार को देखते ही कमल के पसीने छूटने लगे। उसकी शक्ल देखकर कोई भी इस बात का आसानी से अंदाजा लगा सकता था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए आनंद ने कमान संभाली। कमल, तू इतना क्यों डर रहा है यार? अपने चेहरे से पसीना पोंछ और एक गहरी सांस लेकर आराम से बैठ, मैं सब संभाल लूंगा। अगले ही पल तांगे वाले ने अपने तांगे की रफ्तार कम की और तांगा मेडिकल कॉलेज के गेट पर आकर भिनभिनाने लगा। गेट खोलो। क्या ले जा रहे हो तांगे के अंदर रखकर? संदूक है, तुमसे मतलब? अरे भाई, गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो सिर्फ यूं ही पूछ रहा था। क्या करूं, चौकीदार हूं ना, यही काम है अपना। क्या मैं पूछ सकता हूं इसके अंदर क्या है? चौकीदार ने जैसे ही ये सवाल पूछा, कमल के दिल की धड़कनें तेज हो गई। घबराहट और बेचैनी की वजह से उसके हाथ कांपने लगे। तभी आनंद ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा, जिससे उसकी बेचैनी कम हुई। किताबें हैं, तुम तो जानते ही हो कि हमने अभी अभी कॉलेज शुरू किया है, इसलिए कुछ जरूरी किताबें खरीद कर लाए और बाकी कुछ ही दिनों में ये किताबों से भर जाएगा। इस जवाब को सुनकर उसने गेट खोला और फिर तांगा अंदर गया। अभी तांगे ने रफ्तार पकड़ी भी नहीं थी कि फिर से उस चौकीदार ने तांगा रोका। रुको, ये तुम्हारा दोस्त इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है? आज सुबह तो ठीक लग रहा था। तबीयत ठीक नहीं है उसकी, कुछ दवाइयां लेने के बाद ठीक हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम दोनों कुछ ऐसा कर रहे हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए और इसकी वजह से ही तुम्हारे दोस्त की दिल की धड़कनें तेज हो गई हो?
उसकी इस बात को सुनकर एक बार के लिए दोनों के चेहरे का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। मैं तुम्हारे संदूक की तलाशी लेना चाहता हूं। इस पल उन दोनों के दिल की धड़कनें थम सी गई थी, मगर आनंद इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ चुका था कि अगर चौकीदार ने संदूक खोली तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए उसने एक पैतरा आजमाया। अरे चौकीदारी करने का काम है, चौकीदारी करो, जासूस बनने की कोशिश मत करो। और मैं जानता हूं कि तुम मुझसे उस दिन का बदला लेना चाह रहे हो। अरे तुम ये क्या बोल रहे हो? एक तो इतनी रात होने के बाद भी मैं तुम दोनों को अंदर आने दे रहा हूं और तुम हो कि खैर तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन मेरे हिसाब से तो मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं। तुम अपना काम नहीं कर रहे हो। अगर तुम अपना काम कर रहे होते तो हमें जाने देते, इस तरह से रोककर परेशान नहीं करते। दरअसल तुम हमें अपनी अकड़ दिखा रहे हो। उन दोनों के बीच में यह तीखी बहस चल रही थी। ठीक उसी वक्त प्रोफेसर त्रिलोकनाथ का उधर से गुजरना हुआ और उनकी नजर उन दोनों पर गई। आखिर ये हो क्या रहा है? और ये आनंद आखिर चौकीदार से बहस क्यों कर रहा है? अच्छा मौका है। अगर इस बार इसकी कोई गलती निकली तो इसी वक्त इसे डीन के पास ले जाऊंगा। खुद से इतना कहते हुए प्रोफेसर त्रिलोकनाथ ने उन दोनों की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ाया और उसी पल उन दोनों की नजर भी प्रोफेसर त्रिलोकनाथ पर गई। अब ये क्या मुसीबत है? इनको भी इसी वक्त यहीं से गुजरना था। लगता है इस आनंद के साथ साथ मुझे भी इस कॉलेज से बर्खास्त कर दिया जाएगा। आखिर क्या हो रहा है सब? तुम दोनों आपस में बहस क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं सर, आप तो जानते ही हैं, नियमों के मुताबिक इतनी रात को ना ही बाहर से अंदर आने की इजाजत है और ना ही अंदर से बाहर जाने की। वो अपनी बात को पूरा करता इससे पहले ही आनंद नाराजगी के साथ बीच में बोल पड़ा। और तुम इसी बात का फायदा उठाकर हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। अगर कमल की तबीयत खराब ना हुई होती तो हम नियमों के मुताबिक अंधेरा होने से पहले ही कॉलेज में आ चुके होते। लेकिन उसने तुम्हें अंदर आने तो दिया। अब तुम दोनों के बीच में किस बात को लेकर बहस हो रही है? हाँ देखिए ना सर, इतनी रात होने पर भी मैंने ये सोचकर इन लोगों के लिए गेट खोल दिया कि पहली बार है। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि ये लोग अपने साथ जो संदूक लेकर आए हैं उसके अंदर क्या है। संदूक? कौन सा संदूक? इस पर चौकीदार ने अपने एक हाथ की उंगली दिखाकर तांगे के पीछे बैठे कमल के पैरों में रखे संदूक की तरफ इशारा किया। वो देखिए सर, वो संदूक। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि इस संदूक के अंदर क्या रखा है। तुम्हें तांगे में रखा सिर्फ वो संदूक दिखाई दे रहा है। तांगे में बैठा मेरा दोस्त नजर नहीं आ रहा, जिसकी तबीयत खराब हो रही है तब से। ठीक है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन आनंद आखिर वो तो अपना काम ही कर रहा था। वैसे भी तुम जितनी देर से उससे बहस कर रहे हो, इतनी देर में तो वो संदूक को देखने के बाद तुम्हें जाने देता। चलो उसे देखने दो संदूक। उनके इतना कहते ही इस बार कमल की ही नहीं बल्कि आनंद की दिल की धड़कनें भी तेज हो गई, क्योंकि अब तो खुद डॉक्टर त्रिलोकनाथ उन दोनों के सामने खड़े थे। इसलिए वो चाहकर भी चौकीदार को किसी तरह से रोक नहीं सकते थे। मगर फिर भी आनंद ने एक बार उसे रोकने की कोशिश की। लेकिन सर, कमल की तबीयत बिगड़ रही है। हम लोग कॉलेज छोड़कर कहां भागे जा रहे हैं? आप कभी भी हमारे कमरे में आकर इस संदूक को देख लीजिएगा। उसकी इस बात पर प्रोफेसर त्रिलोकनाथ ने हाथ के इशारे से उसे कुछ भी कहने से रोका और चौकीदार को संदूक खोलने का इशारा किया। जैसे जैसे चौकीदार के कदम संदूक की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे, आनंद के दिल की धड़कन भी तेज होती चली जा रही थी। और आखिर चौकीदार ने संदूक का ढक्कन खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। क्या होगा जब प्रोफेसर त्रिलोकनाथ के सामने संदूक का सच आएगा? और क्या इस बार भी डीन आनंद को माफ कर देंगे, या फिर इस बार उसे बर्खास्त होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड। चौकीदार बहादुर जैसे ही संदूक खोलने के लिए आगे बढ़ा, आनंद के चेहरे पर परेशानी की शिकन उभर आई। उसे इस पल ऐसा एहसास हुआ जैसे अब तो शायद ही उसे कोई बचा पाएगा। अगले ही पल चौकीदार ने संदूक खोला और फिर प्रोफेसर त्रिलोकनाथ की तरफ देखा। हाँ भाई, बताओ क्या मिला तुम्हें संदूक में? कुछ नहीं सर, बस कुछ किताबें हैं और कुछ नहीं। उसके मुंह से ये सुनकर आनंद दंग रह गया। उसने हैरानी भरी नजर से कमल को देखा, जिसने अपनी पलकें झपकाकर उसे इस बात का भरोसा दिलाया कि उसने सब संभाल लिया है।
तब कहीं जाकर आनंद ने एक राहत की सांस ली और फिर प्रोफेसर त्रिलोकनाथ के सामने अपनी नौटंकी जारी रखी। अब मिल गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक? देख लिया संदूक? क्या अब मैं अपने बीमार दोस्त को लेकर जा सकता हूँ? उसके इस तेवर और लहजे को देखकर प्रोफेसर त्रिलोकनाथ ने आनंद को घूर कर अजीब सी नजरों से देखा, जिससे एक पल के लिए आनंद थोड़ा सा हड़बड़ा गया। देखा आपने प्रोफेसर, ये बस यूं ही हमें परेशान कर रहा था। संदूक भी खाली है, कुछ भी नहीं मिला उसमें। मेरा मतलब संदूक में सिर्फ कुछ किताबें हैं। अच्छी बात है, अब जाओ अपने दोस्त को लेकर। बीमार है ना वो? तबीयत ठीक नहीं है ना उसकी? हाँ, तबीयत ठीक नहीं है उसकी। मैं उसे लेकर जाता हूँ। ये कहकर आनंद तांगे पर चढ़ा और फिर प्रोफेसर से नजरें चुराते हुए उसने कमल की तरफ देखा, जिसने उसे जल्दी से निकलने का इशारा किया। चलिए तांगे वाले भैया, थोड़ा आगे जाने के बाद पहले दाएं ले लीजिएगा, वही हमारा कमरा है। तांगे के आगे बढ़ते ही प्रोफेसर त्रिलोकनाथ ने चौकीदार को नाराजगी से घूरते हुए देखा। उन्हें इस तरह से खुद को घूरते देखकर चौकीदार थोड़ा सा घबरा गया। माफ कीजिएगा सर, मैं तो बस। चुप, एकदम चुप, जाओ जाकर गेट पर खड़े रहो। इस फटकार के साथ प्रोफेसर त्रिलोकनाथ वहां से चले गए। वहीं चौकीदार ने आनंद से अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने की मन ही मन ठान ली थी। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, अब से मेरी नजर हर पल तुम पर ही बनी रहेगी। इधर दूसरी तरफ जैसे ही तांगा धीरे धीरे आनंद और कमल के कमरे की तरफ बढ़ने लगा, आनंद ने अपने मन में चल रही उलझन के बारे में कमल से पूछा। मुन्ना कहाँ गए? आखिर मुन्ना चौकीदार की नजरों से कैसे बच गया? आनंद मुन्ना के बारे में जानने के लिए इतना बेकरार था कि उसने कमल के जवाब का भी इंतजार नहीं किया और तुरंत संदूक को खोल कर देखा। मगर जैसे ही आनंद ने संदूक को खोला, उसके चेहरे पर परेशानी दिखाई देने लगी, क्योंकि संदूक में मुन्ना नहीं था। उसी पल जैसे ही आनंद ने कमल के चेहरे की तरफ देखा और उसने अपने हाथ की एक उंगली से आनंद को सामने देखने का इशारा किया, जहां मुन्ना छुप कर बैठा था और उन्हीं के आने का इंतजार कर रहा था। भैया आप तांगा थोड़ा धीमा कर लीजिए। अरे वाह, तुमने मुन्ना को यहाँ छुपने के लिए बोल दिया था? हाँ, जब तुम उस चौकीदार से बहस कर रहे थे तब तक तो मुन्ना संदूक में ही था, मगर जब मैंने देखा कि प्रोफेसर त्रिलोकनाथ भी हमारी तरफ ही आ रहे हैं, तब मैंने फैसला लिया कि मुन्ना को संदूक से निकालना ही बेहतर होगा, वरना हम पकड़े जा सकते थे। इसलिए मैंने मुन्ना को संदूक से निकालकर यहाँ छुपने के लिए बोल दिया था। उसकी चतुराई भरी बातें सुनकर आनंद के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोनों ने अपनी इस जीत की खुशी में एक दूसरे को गले लगाया और फिर मुन्ना को एक हाथ देकर फिर से तांगे में चढ़ाकर संदूक में छुपा दिया। अब एक बात पूछूं? हाँ पूछना दोस्त, इसमें इतना सोचना क्या? आखिर हम लोग बाजार में किसे ढूंढ रहे थे? और जिस खत को आधा पढ़कर ही तुम्हारे चेहरे पर परेशानी दिखाई दे रही थी, उसके पीछे की वजह क्या थी? आखिर उसमें लिखा क्या हुआ है? बताता हूँ, सब बताता हूँ। एक बार हम अपने कमरे में पहुंच जाएं, उसके बाद सब बताता हूँ। ये लो, पहुंच भी गए। तांगे वाले भाई, यहीं तांगा रोक दो। तांगे के रुकते ही आनंद ने तांगे वाले को उसका मेहनताना देने के अलावा कुछ रुपए ज्यादा दिए, जिससे उस तांगे वाले के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। अगले ही पल वो दोनों तांगे से नीचे उतरे और फिर संदूक को उतार कर अपने कमरे की तरफ चल दिए। तभी उनके कानों में तांगे वाले की आवाज सुनाई दी। सुनो भाई, मुझे ये तो नहीं मालूम कि तुम मुन्ना को इस तरह से छुपाकर यहाँ मेडिकल कॉलेज में क्यों लाए हो, लेकिन मैं दीनू काका को अच्छे से जानता हूँ। अगर उन्होंने अपने पोते को तुम्हें सौंपा है तो तुम जरूर एक अच्छे इंसान होगे। ऊपर वाला तुम्हें अपने मकसद में कामयाब करे। शुक्रिया भाई, इस दुआ के लिए और हमारा साथ देने के लिए। इसके बाद वो तांगे वाला वहां से चला गया, मगर गेट से बाहर निकलते वक्त उनकी और चौकीदार दोनों की नजरें एक पल के लिए मिली। तांगे वाले ने उसे एक मुस्कान पेश की और आगे बढ़ गया। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, मुझे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि उस संदूक में ये दोनों क्या छुपा कर ले गए होंगे। इधर आनंद और कमल दोनों अपने कमरे में आ गए। मेडिकल कॉलेज की तरफ से उन दोनों को ये कमरा मिला था, जिसमें उन दोनों के अलावा कोई तीसरा नहीं था। कमल, एक काम करो, खाना ले आओ। आज हम यहीं मुन्ना के साथ खाना खाएंगे। क्यों मुन्ना, भूख लगी होगी ना? हाँ आनंद भैया, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। इस बात पर मुन्ना के साथ आनंद भी खिलखिलाकर हंसने लगा। उन तीनों ने साथ में मिलकर खाना खाया और फिर अगले दिन
कॉलेज की क्लास लेने के बाद वो दोनों फिर से अपने कमरे में आकर मुन्ना के इलाज की तैयारी करने लगे। कमल, एक इंजेक्शन, रुई, पट्टी और एक भगोने जैसा कोई बर्तन लेकर आओ जिसमें पानी इकट्ठा किया जाता है। लेकिन क्यों इंजेक्शन और भगोना? मैं कुछ समझा नहीं। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? अभी पता चल जाएगा, तुम ये चीजें लेकर तो आओ। आनंद ने मुन्ना को एक लकड़ी के स्टूल पर बैठा दिया और वो इलाज के वक्त ना डरे इसलिए उससे कुछ बातें करने लगा। मुन्ना, नाश्ता कर लिया और दूध पिया? हाँ भैया, नाश्ता अच्छा था और मैंने दूध भी पी लिया। सुनो मुन्ना, अब मैं और कमल भैया तुम्हारे इस कुबड़ेपन को ठीक करने जा रहे हैं। असल में तुम कुबड़े हो ही नहीं, ये तो सिर्फ तुम्हारी पीठ में कंधे के पास इलाज की लापरवाही की वजह से थोड़ा पस जमा हो गया है और किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए तुम्हारी कुबड़े जैसी हालत हो गई। तो आनंद भैया, क्या अब मैं सच में पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा? हाँ मुन्ना, तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे और उसके बाद तुम अपने दोस्तों के साथ हर खेल खेल सकोगे, पढ़ने के लिए भी जा सकोगे। और हाँ, सबसे अच्छी बात, जब तुम एक बार ठीक हो जाओगे तो कोई भी तुम्हें कुबड़ा कह के नहीं चढ़ाएगा। आनंद की बातें सुनकर मुन्ना के चेहरे पर बहुत प्यारी मुस्कान आ गई। लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा दर्द सहना पड़ेगा। कितना दर्द होगा आनंद भैया? इतना सा, जैसे चींटी काटती है ना, बस इतना। उसे ये बात मजाक में समझाते हुए आनंद के मुंह से हंसी छूट गई और उसके साथ मुन्ना भी खिलखिलाकर हंसने लगा। थोड़ी देर में कमल आनंद की बताई हुई सारी चीजों के साथ साथ वहां पर आ गया। मुन्ना, तुम तैयार हो ना अपना ये कुबड़ापन दूर करने के लिए? हाँ भैया, मैं तैयार हूँ। तो फिर अपने दोनों हाथों को दीवार पर टिका दो और स्टूल पर अच्छे से बैठना। मैं तुम्हारी पीठ पर इंजेक्शन लगाकर तुम्हारी पीठ में जमे हुए सारे पस को बाहर निकाल दूंगा। ठीक है आनंद भैया। आनंद ने कमल को इशारे से मुन्ना को सहारा देकर पकड़ने को बोला ताकि वो घबराए ना। अगले ही पल पहले आनंद ने इंजेक्शन के जरिए मुन्ना की पीठ से उस पस को निकाला। इस पल मुन्ना के मुंह से थोड़ी सी चीख निकली और वो दर्द से तड़प कर करहाने लगा। भैया, बस मुन्ना, बस 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 बस, थोड़ा सा दर्द होगा, उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाओगे। ये कहकर आनंद ने मुन्ना की पीठ पर उस घाव की जगह पर चाकू जैसी दिखने वाली एक चीज स्कैल्पेल से छोटा सा चीरा लगाया और फिर मुन्ना की पीठ से धीरे धीरे सारा पस निकालकर उस भगोने जैसे बर्तन में इकट्ठा करने लगा। इस दौरान मुन्ना के मुंह से दर्द के साथ तड़पने की आवाज भी आती रही, जिसे मुन्ना ने काफी हद तक काबू में करने की कोशिश की। उसी वक्त एक शख्स का उनके कमरे के पास से गुजरना हुआ, जिसके कानों तक मुन्ना के तड़पने की आवाज पहुंच गई और उसने अपने कदमों को वहीं पर रोककर कमरे की दीवार पर अपने कान लगा लिए। आखिर कौन है वो शख्स जो दरवाजे पर खड़ा था और रतन ने अपने उस खत में किस बात का जिक्र किया था जिसे पढ़कर आनंद के चेहरे का रंग बदल गया था? जानने के लिए सुनिए नेक्स्ट एपिसोड। आनंद और कमल के कमरे की दीवार पर कान लगाए खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि मेडिकल कॉलेज का चौकीदार बहादुर ही था, जिसने इलाज के दौरान मुन्ना के मुंह से निकली चीख सुन ली थी। क्योंकि उसे इस बात का शक हो चुका था कि हो न हो उस कमरे में आनंद और कमल के अलावा कोई तीसरा शख्स भी था और उसने आनंद से अपनी बेइज्जती का बदला लेने की ठानी। मौका तो अच्छा लग रहा है। क्या मुझे इस बारे में कॉलेज प्रोफेसर त्रिलोकनाथ को बता देना चाहिए या फिर सीधे डीन को बता देना ठीक होगा? तभी वहां से प्रोफेसर त्रिलोकनाथ का भी गुजरना हुआ, जिनकी नजर उस चौकीदार पर गई। सुनो, तुम यहाँ पर क्या ताकाझाकी कर रहे हो? इस आवाज को सुनकर जैसे ही चौकीदार ने पीछे पलटकर प्रोफेसर त्रिलोकनाथ को देखा, वो एक पल के लिए सकपका गया, मगर उसने अगले ही पल अपने आप को संभाला। कुछ नहीं सर, वो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे अंदर से किसी बच्चे की चीख सुनाई दी। क्या? बच्चे की चीख? लेकिन अंदर कमरे में कोई बच्चा कैसे हो सकता है? हाँ सर, मेरी बात पर यकीन कीजिए, वो चीख मुझे तो किसी छोटे बच्चे की ही लगी थी। भला कोई छोटा बच्चा इस मेडिकल कॉलेज में क्या करेगा? सर, मैं सच बोल रहा हूँ, अगर आपको यकीन ना आए तो दरवाजा खुलवा कर देख लीजिए। उधर तब तक आनंद और कमल दोनों ने मिलकर मुन्ना के पीठ से सारा पस निकाल दिया और उसी वक्त आनंद को इस बात का एहसास हुआ कि शायद उसके कमरे के दरवाजे पर कोई खड़ा है। कमल, कमल, मुझे लगता है कि दरवाजे पर कोई है।
क्या बात कर रहे हो? इस वक्त भला कौन होगा? तुम घबराओ मत और जाकर खिड़की से झांक कर देखो दरवाजे पर कौन है। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। इतना कहते हुए कमल हल्के कदमों के साथ खिड़की के पास पहुंच और फिर उसने खिड़की में से झांक कर बाहर देखा, जहां दरवाजे पर चौकीदार और त्रिलोकनाथ दोनों खड़े थे। उन्हें अपने दरवाजे पर एक साथ खड़ा देखकर कमल घबरा गया। उसे इस तरह से घबराता हुआ देखकर आनंद को इस बात को समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि कुछ तो गड़बड़ है। कमल क्या हुआ? कौन है दरवाजे पर? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? उसके इस सवाल के जवाब में कमल के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। तब आनंद ने मुन्ना को खामोश रहने का इशारा किया और खुद हल्के कदमों के साथ वो भी खिड़की के पास पहुंच गया। जैसे ही आनंद की नजर कमरे के बाहर दरवाजे पर खड़े प्रोफेसर और चौकीदार पर गई, उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला, ओह, ये दोनों यहाँ कैसे? अरे मुझे कैसे मालूम होगा? कहीं इन लोगों को कल रात को ही तो हम पर शक नहीं हो गया था, और फिर वो हमें रंगे हाथ पकड़ने के लिए आज सुबह भी खामोश रहे। फिर जब लेक्चर खत्म हुआ तो सीधे दोनों हमारे कमरे के बाहर आ गए। अरे नहीं यार, तुम बस करो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इस वक्त यहाँ से हमेशा चौकीदार का गुजरना होता है। जहाँ तक मेरा अंदाजा है, शायद मुन्ना की चीख उसके कानों तक पहुँच गई होगी, और फिर प्रोफेसर का भी इसी वक्त यहाँ से गुजरना हुआ होगा, वरना अभी तक दोनों अंदर आ जाते। आनंद और कमल दोनों अपना अपना अंदाजा लगा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि दरवाजे के बाहर खड़े उस चौकीदार को प्रोफेसर त्रिलोकनाथ ने फटकार लगाना शुरू कर दी। लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही आजादी मिल गई है। तुमने कल रात को भी तांगा रुकवाया था ना, और फिर उस संदूक की तलाशी ली थी, लेकिन क्या हाथ लगा? बोलो। कुछ भी नहीं। लेकिन वो बात अलग थी सर, तब मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं था। उस वक्त मैंने सिर्फ एक अंदाजा लगाया था, सिर्फ एक अंदाजा। और इस वक्त भी तुमने कुछ नहीं देखा। अभी भी तुम सिर्फ इस बात का अंदाजा ही लगा रहे हो। बताओ, क्या तुमने किसी को अंदर देखा है? देखा तो नहीं है, मगर हाँ, मैंने चीख सुनी है, किसी बच्चे के दर्द से तड़पने की चीख, और मुझे पूरा यकीन है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। अंदर चलकर देखें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने रात को आनंद के तेवर देखे थे, वो बहुत गुस्से में था। इस तरह से उसके कमरे में जाना ठीक नहीं होगा। अगर तुम्हारे पास उसके खिलाफ कोई ढंग का सबूत हो कि वो इस मेडिकल कॉलेज में कुछ ऐसा कर रहा है जो कि नियमों के खिलाफ है, तो उसकी शिकायत लेकर आना, वरना ऐसी गुस्ताखी मत करना, समझे? उसे फटकार लगाकर प्रोफेसर त्रिलोकनाथ वहां से चले गए और चौकीदार को भी वहां से जाने का इशारा किया। उन लोगों को वहां से जाते हुए देखकर आनंद और कमल ने गहरी सांस ली और फिर वापस स्टूल पर बैठे हुए मुन्ना के पास आ गए। क्या हुआ आनंद भैया? कौन था दरवाजे पर? क्या कोतवाली से दरोगा आया था? क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? उसके इस मासूम से सवाल पर आनंद ने ना के इशारे में अपना सिर हिलाया और फिर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। इसी पल आनंद को रतन के खत की याद आई, जिसमें उसने भी दरोगा का जिक्र किया था। कमल, जल्दी से मुन्ना के इस घाव की मलहम पट्टी कर दो और उसे आराम करने के लिए मेरे बिस्तर पर लेटा दो। हाँ जरूर। लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम अचानक से इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अब तो वो लोग चले गए। कुछ नहीं, तुम उस खत के बारे में पूछ रहे थे ना, उसी की कुछ बातें याद आ गई। तुम जानना चाहते थे ना कि उस खत में क्या लिखा था? कमल ने मुन्ना की अच्छे से मलहम पट्टी कर दी। इस बीच मुन्ना दर्द की वजह से थोड़ा बहुत कराहता रहा। हालांकि बाद में कमल ने उसे आनंद के बिस्तर पर लिटा दिया और फिर कुछ खिलाने के बाद मुन्ना को वहीं नींद लग गई। इधर कमल आनंद के पास पहुंचा। दोनों कमरे में जमीन पर दीवार के सहारे से बैठे हुए थे। अब बताओ, खत में ऐसा क्या लिखा था जिसे पढ़कर तुम परेशान हो गए थे? कमल के आने से पहले ही आनंद ने रतन का खत पढ़ लिया था, मगर अब भी खत उसके हाथ में ही था। कमल, तुम जानते हो कॉलेज के पहले ही लेक्चर के दौरान प्रोफेसर त्रिलोकनाथ आखिर मुझ पर गुस्सा क्यों हुए थे? हाँ, क्योंकि तुम खुद को उनसे भी ज्यादा होशियार साबित करने पर तुले हुए थे और तुम उनकी बात पर ध्यान देने के बजाय खिड़की से बाहर देख रहे थे। नहीं मेरे दोस्त, तुम नहीं समझे। मेरी इन गलतियों के लिए तो वो खुद भी मुझे फटकार लगाकर बैठा सकते थे ना, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो मुझे कॉलेज डीन के पास लेकर गए। मैं समझा नहीं। अभी समझाता हूँ। दरअसल मैं उस रोज उतावलेपन में क्या कुछ ही बोल गया था। मैंने उन्हें क्या कहा था कि मेडिकल साइंस को और उन्हें इलाज के नए तौर तरीकों के बारे में सोचना चाहिए, और मेरे इतना बोलने तक तो सब कुछ ठीक था। वो सिर्फ मुझ पर गुस्सा ही थे। लेकिन जब मैं उतावलेपन में उनके सामने ये बोल गया कि मुर्दों को भी जिंदा किया जा सकता है,
तो मेरे मुंह से ये बातें सुनकर त्रिलोकनाथ जी के चेहरे पर मुझे एक बेचैनी, एक घबराहट महसूस हुई थी। मुझे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे मेरे इस जुनून को सुनकर वो बौखला गए हों। उसकी इस बात को सुनकर कमल के मुंह से हंसी छूट गई। तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारी उन बहकी बहकी बातों की वजह से प्रोफेसर त्रिलोकनाथ तुम्हें डीन के पास ले गए थे? तुम हंस क्यों रहे हो? यही सच है। और तुम जिस खत में लिखी बातों को जानना चाहते हो, वो शख्स भी मेरी इस बात में यकीन रखता है। बल्कि वो तो मरे हुए जानवरों को फिर से जिंदा करने पर काम भी कर रहा है। ये सुनकर कमल के चेहरे से हंसी गायब हो चुकी थी और अब उसे आनंद की ये बातें सुनकर थोड़ा डर सा लगने लगा था। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें इतना समझने वाली बात क्या है? मैं सोचता हूँ कि जब इस दुनिया में कुछ भी निश्चित नहीं है तो फिर मौत क्यों निश्चित है? मौत के बाद फिर से जिंदगी होनी चाहिए और उसी शरीर में जिंदगी वापस होनी चाहिए। तो तुम पागल हो गए हो जो इस तरह की बात कर रहे हो। इसे पागलपन नहीं, जुनून कहते हैं। और मेरे जैसा ये जुनून उस खत को लिखने वाले रतन में भी है। रतन? हाँ, रतन। हालांकि अपनी इस जुनून की वजह से वो आज एक मुसीबत में है और उसने इसी मुसीबत के बारे में अपने खत में लिखा है। कौन सी मुसीबत? आखिर रतन कौन सी मुसीबत में फंस चुका था जिसका जिक्र उसने अपने खत में किया था? और आनंद अब मुन्ना को मेडिकल कॉलेज से बाहर कैसे निकालेगा जबकि चौकीदार को उस पर शक हो चुका है? जानने के लिए सुनिए नेक्स्ट एपिसोड। दरअसल रतन ने खत में लिखा है कि इन दिनों राघवगढ़ की कोतवाली का दारोगा उस पर नजर बनाए हुए है। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर रतन ने ऐसा क्या किया है जो कि दरोगा उस पर नजर बनाए हुए हैं? कमल मेरे भाई, मैंने तुम्हें पहले बताया था, वो अपने एक्सपेरिमेंट जानवरों पर करता है, मरे हुए जानवरों पर। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। देखो, रतन को अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए जानवरों की जरूरत होती है और उसके लिए वो जानवरों का शिकार करता है। ओह, अब समझ में आया। क्योंकि जानवरों का शिकार करना गैर कानूनी है, इसलिए दरोगा उस पर नजर रख रहा है। तो फिर अब तुम्हारे दोस्त का क्या होगा? कुछ नहीं, हम दीन काका की दुकान पर जा रहे हैं, शायद वो हमें वहीं मिल जाए। ठीक है, लेकिन मुन्ने का क्या करेंगे? कहीं उस चौकीदार ने कोई होशियारी की और हमें कॉलेज से निकलते हुए देखने के बाद अगर वो हमारे कमरे में घुस गया तो? मुझे नहीं लगता कि प्रोफेसर से इतनी करारी फटकार खाने के बाद वो फिलहाल ऐसी कोई हरकत करेगा। बात तो सही है। तुम्हारे कल रात वाले तेवर अभी तक प्रोफेसर को अच्छे से याद है। दोस्त, तुम्हें मानना पड़ेगा। ये कहते हुए कमल के जहन में कल रात वाला वाकया याद आया जिससे उसके मुंह से हंसी छूट गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने कमरे पर ताला लगाया और बाजार जाने के लिए निकल पड़े। मेडिकल कॉलेज से बाहर निकलने से पहले आनंद और चौकीदार दोनों की नजरें आपस में टकराई। आनंद ने उससे कुछ भी नहीं कहा, मगर चौकीदार उन दोनों को बाहर जाते हुए देखकर मन ही मन में उन दोनों से बदला लेने के बारे में सोचने लगा। भले ही कल रात मुझे तुम्हारे तांगे पर संदूक में कुछ भी ना मिला हो, लेकिन मैंने आज तुम्हारे कमरे से एक चीख सुनी थी और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे कमरे में कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर चल रही है और मैं इस राज का पता लगा कर ही रहूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे तुम्हारे कमरे का ताला ही क्यों न तोड़ना पड़े। इधर दूसरी तरफ चाय कॉफी वाले काका की दुकान पर पहुंचने के लिए दोनों तेजी से अपने कदमों को आगे बढ़ा रहे थे, मगर कमल को अपने कमरे में बंद मुन्ना की फिक्र हो रही थी, क्योंकि भले ही आनंद ने गेट से बाहर निकलते वक्त चौकीदार को नजरअंदाज कर दिया था, मगर कमल ने उसकी आंखों में बदले की आग देखी थी। देखा उस चौकीदार को, किस तरह से वो हम दोनों को घूर कर देख रहा था। किस तरह से? आनंद, तुम उस चौकीदार पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, लेकिन मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। शायद तुम कल रात का पूरा किस्सा भूल चुके हो। हम बाल बचे थे। अगर वो लोग संदूक में मुन्ना को देख लेते तो हम दोनों आज मेडिकल कॉलेज से बाहर होते। प्रोफेसर त्रिलोकनाथ डीन से हम दोनों की शिकायत करके हमें कॉलेज से बाहर निकलवा देते। तुम कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हो। चिंता मत करो, किसी को भी मुन्ना के बारे में पता नहीं चलेगा। आज शाम को हम मुन्ना को वापस कॉलेज से बाहर लेकर आ जाएंगे। मतलब आज रात फिर से उस चौकीदार से सामना होगा? तुम इतना घबरा क्यों रहे हो यार? वो चौकीदार है, थानेदार नहीं, समझे? ये कहते हुए
आनंद ने अपने सामने कुछ ऐसा देखा कि उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो कमल की बातों को दरकिनार करते हुए तेजी से अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगा। अरे आनंद, आनंद मेरी बात तो सुनो। अरे यार, इसको अंदर जाने की इतनी जल्दी क्यों पड़ी है? कमल आनंद को आवाज लगा रहा था, जबकि वो दीनू काका की चाय की दुकान के अंदर चला गया और एक शख्स के सामने कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में हाफते हुए कमल भी दुकान के अंदर पहुंचा। उसने देखा कि आनंद के सामने कोई बैठा है जिससे आनंद उसे मिलवाने वाला था। आ जाओ कमल, आ जाओ। ये देखो, ये मेरा वही दोस्त है जिसके बारे में तुम्हें बता रहा था। कमल हैरानी से आनंद के सामने बैठे उस शख्स को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। कमल अंदाजा लगाकर शख्स का नाम बताता उससे पहले ही आनंद ने उतावलापन दिखाते हुए उन दोनों को एक दूसरे से मिलवाया। रतन ने भी इस बात पर गौर कर लिया था कि कमल उसे बड़ी ही गौर से देख रहा था और उसके हुलिये को देखकर उसे अजीब भी लग रहा होगा। आओ कमल, बैठो। कुछ लोगे? चाय या फिर कुछ खाओगे? इस पर कमल ने हिचकिचाते हुए ना के इशारे में अपना सिर हिलाया और रतन के सामने आनंद के बगल में बैठ गया। आनंद, मुझे अच्छा लगा कि तुमने यहाँ पर आते ही दोस्त बना लिए। जिंदगी में अच्छे दोस्तों की बहुत जरूरत होती है। इस पूरे मेडिकल कॉलेज में सिर्फ एक कमल ही मेरा दोस्त है। इसके अलावा मेरा यहाँ पर दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा बन गए हैं। कोई बात नहीं, मुझे यकीन है कि तुम दोनों की दोस्ती मिलकर इस मेडिकल कॉलेज में आई सारी मुसीबतों का सामना कर लेगी। कमल बड़े ध्यान से उन दोनों को बातें करते हुए देख रहा था। रतन के हुलिये और पहनावे को देखकर उसे वो किसी भी तरह से पढ़ा लिखा नहीं लग रहा था, मगर आनंद से उसे बातें करते हुए देखने के बाद उसका अंदाजा गलत साबित हो गया। तुमने खत में लिखा था कि तुम पर मुसीबत आ गई है। क्या तुम मुझे जरा खुलकर समझाओगे कि क्या हुआ है? उसकी इस बात पर कुछ कहने से पहले रतन ने एक बार अपने सामने आनंद के पास बैठे कमल की तरफ देखा। आनंद उसका इशारा समझ चुका था। ओह, तुम जिस तरह से मुझे अपना दोस्त समझते हो, ठीक वैसे ही अब से कमल को भी तुम अपना दोस्त ही समझो। वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। और मेरे बारे में? हाँ, तुम्हारे बारे में भी। वो हम दोनों की सोच के बारे में जानता है, लेकिन अभी कमल को भी हमारी सोच थोड़ी पागलों वाली ही लगती है। तुम समझ रहे हो ना? हाँ, वो हमें सन की समझ रहा है। इतना कहते हुए रतन के मुंह से हंसी छूट गई और फिर उसके साथ साथ आनंद भी हंसने लगा, जबकि कमल एक हिचकिचाहट के साथ सिर्फ मुस्कुराने की कोशिश करता नजर आ रहा था। रतन ने उसे अपना नजरिया समझाने के मकसद से बात करना शुरू की। देखो कमल, क्या तुम जानते हो, आज तुम्हें सड़कों पर जो रोशनी वाले बल्ब दिखाई देते हैं, एक वक्त ऐसी रोशनी के बारे में सोचना पागलपन ही कहलाता था। लेकिन हमारे जैसे किसी जुनूनी इंसान ने इसे सच करने की ठानी और आज नतीजा तुम्हारी आंखों के सामने है। मैं जानता हूं कि अभी देश के कई गांवों में ये बिजली ठीक से नहीं पहुंची है, मगर एक दिन ऐसा होगा जब क्या शहर और क्या गांव, हर जगह हर घर में रोशनी होगी। इस बात पर उलझन में दिखाई दे रहे कमल ने हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया। तभी आनंद फिर से कमल को असल मुद्दे पर लाया। रतन, तुम बताओ ना, क्या हुआ? क्या दिक्कत आ रही है? मेरे घर पर कोतवाली से दरोगा आया था। हाँ, मुझे याद है। जिस दिन पिताजी मुझे तुम्हारे घर लेने आए थे, उस दिन भी मैंने तुम्हारे घर से निकलते वक्त दारोगा और 2 सिपाहियों को देखा था। इतना कहते हुए अचानक से आनंद को कुछ याद आया और उसी वक्त रतन को भी कुछ ऐसा ही याद आया जैसा आनंद को आया था। आनंद अपना शक जाहिर करते हुए उस शख्स का नाम अंदाजा लगाता उससे पहले ही रतन ने ना के इशारे में अपना सिर हिलाया। ना 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 ना, नहीं आनंद, नहीं, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। भले ही वो मुझसे नाराज रहते हो, लेकिन मेरे खिलाफ वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन कर भी तो सकते हैं। आखिर उन दोनों के जहन में किस शख्स का नाम था? और क्या उन दोनों के मेडिकल कॉलेज पहुंचने से पहले चौकीदार मुन्ना तक पहुंच जाएगा? जानने के लिए सुनिए नेक्स्ट एपिसोड। आनंद, बच्चों जैसी बातें करना बंद करो। वो तुमसे नफरत नहीं करते हैं, वो सिर्फ तुमसे नाराज थे। उनकी इस नाराजगी को नफरत मत समझो। क्या तुम्हें यकीन है कि मेरे पिता ने तुम्हारे खिलाफ कोतवाली में शिकायत नहीं की होगी? हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे पिता दामोदर दास जी ने ऐसा नहीं किया है। जिस तरह वो तुमसे नाराज हैं, ठीक उसी तरह वो मुझसे भी थोड़े से नाराज हैं। लेकिन मुझे भरोसा है कि वैद्य जी ऐसा नहीं करेंगे।
लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो तुम्हारे खिलाफ कोतवाली में जाकर दरोगा से शिकायत नहीं करेंगे, जबकि तुम जानते हो कि वो तुमसे नाराज थे? क्योंकि उनकी मुझसे नाराजगी इस बात को लेकर थी कि कहीं मैं तुम्हें भी अपने जैसा ना बना दूं। उन्हें डर था कि तुम भी मेरी ही तरह मुर्दों को जिंदा करने के बारे में ना सोचने लगो। मगर तुम्हें यहाँ कलकत्ता में भेजकर उन्होंने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। इस तरह से उन्होंने वो कर दिया जो कि वो करना चाहते थे। फिर अब तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, जब तक ये मामला थोड़ा शांत नहीं हो जाता तब तक मैं राघव घर से थोड़ा दूर ही रहने की सोच रहा हूँ। तो फिर तब तक तुम कहाँ पर रहोगे? यहीं पर, इस दुकान के पिछले हिस्से के अंदर एक खुफिया तलघर है, मैं उसी में रहूंगा। अब तुम जब भी मुझसे मिलने आओ, यहाँ अंदर से या फिर पीछे वाले रास्ते से सीधे तलघर में आ जाना, ताकि दीनू काका को कोई दुकान पर परेशान ना करे। इस बात को जानकर कि अब कुछ दिनों तक रतन भी कलकत्ता में रहेगा, आनंद के चेहरे पर रौनक आ गई। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम भी अब यहीं कलकत्ता में रहोगे। हमें ज्यादा बातें करने का और एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलेगा। आनंद रतन से बातें करते वक्त काफी उतावला नजर आ रहा था। तभी चाय पीते हुए इधर उधर देख रहे रतन की नजर एक शख्स पर पड़ी, जो कि बाजार में कुछ जरूरतमंद लोगों को दवाइयां दे रहा था। इन्होंने अभी तक लोगों की भलाई करने का काम बंद नहीं किया। आनंद और कमल ने भी उसी दिशा में अपनी नजरों को दौड़ाया जहां रतन देख रहा था। अब उन तीनों की नजरें एक साथ उस शख्स पर थी, जिसने एक काले रंग का कोट पहना हुआ था, जो कि उसके घुटनों के नीचे तक आ रहा था। साथ ही उसके बाल काफी लंबे थे। रतन, क्या तुम उन्हें जानते हो? ये कौन है? मैंने इन्हें कॉलेज में पागलों की तरह खुद से ही बात करते हुए देखा है। और हाँ, एक खास बात, खुद से बात करते हुए वो बार बार तुम्हारा नाम ले रहे थे। आखिर कौन है ये शख्स? अरे, ये तो वही शख्स है जिसकी वजह से तुम्हें कॉलेज में पहले ही दिन चेतावनी दी गई थी। ये सुनकर रतन ने पहले हैरानी से कमल की तरफ देखा और फिर आनंद की तरफ देखकर उससे हंसते हुए पूछा, क्या सच में तुम्हें चेतावनी मिली थी? हाँ, कमल सच कह रहा है। मैं तुम्हें ये पूरी कहानी किसी रोज इत्मीनान से बैठकर सुनाऊंगा। फिलहाल तुम मुझे ये बताओ कि आखिर ये शख्स है कौन, जो पागलों की तरह खुद से बात कर रहा था? उस शख्स के लिए पागल शब्द सुनकर रतन के मुंह से हंसी छूट गई। तुम सही कह रहे हो, वो पागल ही है, लेकिन जब मैं तुम्हें उनका पागलपन दिखाऊंगा ना, तो तुम्हारे पैरों तले जमीन सरक जाएगी। मैं कुछ समझा नहीं, ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, तुमने ठीक सुना। इनका नाम प्रोफेसर विश्वजीत सिंह है। ये कभी उसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया करते थे जिसमें तुम अभी पढ़ रहे हो। यूरोप से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ सालों तक इस कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर भी काम किया है। फिर उन्होंने पढ़ाना क्यों छोड़ दिया? और अब इनकी हालत पागलों जैसी क्यों है? उनकी हालत पागल जैसी बिल्कुल भी नहीं, बस तुमने उन्हें अकेले खुद से बात करते हुए देख लिया, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। और हाँ, इस बात को मत भूलो कि हर जुनूनी इंसान को ये दुनिया पागल ही समझती है, जैसे कि मुझे। ठीक है? ठीक है, नाराज क्यों होते हो? मुझे ये तो बताओ कि वो अकेले में पढ़ाते हुए तुम्हारा ही नाम क्यों ले रहे थे? तुम्हारा और उसका क्या रिश्ता है? वो एक राज है। फिलहाल तुम इतना समझ लो कि प्रोफेसर विश्वजीत इस कॉलेज में पढ़ाया करते थे और मैं उनके पसंदीदा स्टूडेंट्स में से एक था। ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि उन्होंने पढ़ाना छोड़ क्यों दिया? क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते उनके सिर पर भी एक जुनून सवार हो गया था। मतलब? अरे अरे, ये कहाँ गायब हो गए? प्रोफेसर विश्वजीत, चलो चलकर उन्हें ढूंढते हैं। उसके इतना कहते ही तीनों एक साथ अपनी कुर्सी से उठे और दुकान से बाहर निकलकर बाजार के बीच चौराहे पर जाकर खड़े हो गए। उन तीनों की तेज नजरें चारों दिशाओं में प्रोफेसर विश्वजीत को ढूंढ रही थी। उधर दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज के चौकीदार को जासूसी करने का जो मौका मिला था, वो उसे यूं ही गंवाना नहीं चाहता था। ये अच्छा मौका है। इस वक्त आनंद और कमल दोनों कॉलेज से बाहर हैं और मेरी भी आज की छुट्टी होने वाली है। क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए। खुद से इतनी बातें करते हुए चौकीदार उन दोनों के कमरे की तरफ बढ़ गया। जब एक बार वो आनंद के दरवाजे पर पहुंचा तो उसकी नजर दरवाजे पर लगे ताले पर गई। अच्छा, ताला लगा रखा है, कोई बात नहीं, मेरे पास इसका भी इलाज है। उसने अपनी पतलून में हाथ डाला और एक पतला लोहे का तार निकालकर मुस्कुराने लगा। उसने एक बार अपने दाएं बाएं नजरें दौड़ाई और जब उसे इस बात की तसल्ली हो गई कि उसे कोई नहीं देख रहा है, तब चौकीदार ने उस पतले तार को चाबी की तरह इस्तेमाल करते हुए ताले में लगाया। वहीं दूसरी तरफ
जब आनंद, रतन और कमल को प्रोफेसर विश्वजीत कहीं भी नहीं दिखाई दिए तो वो तीनों हताश हो गए। न जाने कहां गायब हो गए। कोई बात नहीं, हम सीधे उनके घर चलते हैं ना। कहाँ रहता है वो? आनंद भले ही प्रोफेसर विश्वजीत से मिलने के लिए उतावला हो रहा था, लेकिन कमल का इस वक्त उन दोनों के साथ कहीं जाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। नहीं, फिलहाल हम उनके घर नहीं जा सकते। लेकिन क्यों? अब तुम्हें क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम वक्त रहते वापस कमरे पर नहीं गए तो हो सकता है कि मुन्ना किसी दिक्कत में आ जाए। उसकी इस बात को सुनकर आनंद ने प्रोफेसर विश्वजीत से मिलने का फैसला छोड़ दिया और रतन वापस दीनू काका के खुफिया तलघर में आ गया। ये चौकीदार कहां चला गया? कहीं वो... तुम बेवजह कुछ भी इधर उधर की बातें सोचकर घबराया मत करो। मैं कहां घबरा रहा हूं, मैं तो बस यूं ही सोच रहा था। जैसे ही वो दोनों अपने कमरे के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनके कमरे के बाहर कई सारे स्टूडेंट्स की भीड़ लगी हुई थी। ये देखकर उन्होंने एक दूसरे को देखते हुए मन ही मन सोचा कि आखिर अंदर क्या हुआ होगा। ये क्या हुआ यार, यहाँ पर इतने सारे लोगों की भीड़ क्यों लगी हुई है? पता नहीं यार, थोड़ा आगे जाकर देखते हैं। क्या ये लोग हमारे ही कमरे के बाहर खड़े हैं? हाँ यार, ये सभी तो हमारे कमरे के बाहर ही खड़े हैं। कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ है। अब तक उन दोनों के कदमों की आहट उन सभी मेडिकल स्टूडेंट्स के कानों तक भी पहुंच चुकी थी, जो कि दरवाजे के सामने खड़े थे। उन सभी ने अपनी नजरों को कमरे के खुले दरवाजे से हटाकर उन दोनों की तरफ कर दिया। ये मंजर देखकर उन दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो गई। अगले ही पल उनके जहन में मुन्ना का ख्याल आया और दोनों ने फुर्ती से कमरे के अंदर जाने के लिए दौड़ लगाई। क्या चौकीदार ने उन दोनों के राज का खुलासा सबके सामने कर दिया था? और अगर ऐसा है तो क्या आनंद को इस बार कॉलेज से बर्खास्त कर दिया जाएगा? जानने के लिए सुनिए नेक्स्ट एपिसोड। जैसे ही आनंद और कमल एक साथ कमरे के अंदर पहुंचे, उनके सामने मुन्ना खामोशी से कुर्सी पर बैठा हुआ था, जिसे कॉलेज डीन रामेश्वर दत्त, प्रोफेसर त्रिलोक नाथ और चौकीदार बहादुर ने घेरे रखा था। तुम दोनों को अब समझ में आएगा कि बहादुर से दुश्मनी करके तुम दोनों ने कितनी बड़ी गलती की है। ये नजारा देखकर उन दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। आनंद के कदम एक पल के लिए वहीं थम गए और फिर उसने धीरे धीरे अपने कदमों को मुन्ना की तरफ बढ़ाया। जैसे ही मुन्ना की नजर आनंद पर गई, वैसे ही वो अपनी कुर्सी से उठा और तेजी से भागकर आनंद से लिपट गया, जबकि आनंद मुन्ना के सिर पर हाथ फेरते हुए उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। मुन्ना, तुम ठीक हो ना? घबराओ मत, तुम्हारे आनंद भैया आ गए हैं। अब घबराने की जरूरत मुन्ना को नहीं, तुम्हें है। देखा त्रिलोकनाथ सर, मैंने तो कल रात को ही आपको कहा था कि मुझे अच्छे से संदूक देखने दो, लेकिन नहीं, इन दोनों ने हमें बहस में उलझाए रखा और फिर बच्चे को गायब कर दिया। उसकी इस बात को सुनकर कॉलेज डीन रामेश्वर दत्त ने अपनी आंखों से चश्मा हटाकर एक नजर प्रोफेसर त्रिलोकनाथ की तरफ देखा, जिन्होंने अपनी पलकें झपकाई। हाँ सर, बहादुर सही बोल रहा है। कल रात को ये दोनों अपने साथ एक बड़े से संदूक के साथ तांगे से मेडिकल कॉलेज में अंदर आ रहे थे। तब बहादुर तांगे में रखा हुआ संदूक देखना चाहता था। हालांकि कुछ देर की बहस के बाद उसने संदूक को खोलकर भी देखा था, मगर उस वक्त संदूक में कुछ भी नहीं था। तो फिर ये बच्चा अंदर कैसे आ गया? माफ कीजिएगा सर, पता नहीं ये कैसे अंदर आ गया। मुझे भी नहीं मालूम कि ये बच्चा कैसे अंदर आ गया। अपने आप को बेकसूर साबित करते हुए दोनों ने शर्मिंदगी से अपने सिर को नीचे झुका लिया। तभी आनंद ने अपनी गलती को स्वीकारा। माफ कीजिएगा सर, मैं मुन्ना को अंदर लेकर आया था। इसमें किसी की गलती नहीं है, ना ही सर की, ना ही चौकीदार बहादुर की, और ना ही कमल की। जैसे ही आनंद ने कमल का कसूर भी अपने सिर ले लिया, तब कमल की आंखें उसे देखते हुए हैरानी से खुद ब खुद छोटी हो गई। हाँ सर, आपको मुझे जो भी सजा देनी है आप दे सकते हैं, इसमें किसी और का कोई हाथ नहीं है। लेकिन क्यों आनंद, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें मेडिकल कॉलेज के नियम के बारे में नहीं मालूम था? क्या तुम नहीं जानते कि इस तरह से कोई अंदर नहीं आ सकता है? जी मैं जानता हूँ सर, मैंने जो कुछ भी किया कॉलेज के नियमों के खिलाफ जाकर किया, इसलिए आप मुझे मेरे कसूर की जो सजा देना चाहते हैं दे सकते हैं। मैं उसके लिए तैयार हूँ,
तुम्हें क्या सजा मिलेगी मैं ये प्रोफेसर त्रिलोकनाथ पर छोड़ता हूँ, मगर इससे पहले मुझे ये जानना है कि तुमने आखिर ऐसा किया ही क्यों? क्या मुन्ना के पास रहने की कोई जगह नहीं थी इसलिए, या फिर तुम्हारा इससे कोई रिश्ता है? उनके इस सवाल का जवाब देने से पहले आनंद ने मुन्ना को फिर उसी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा दिया जिस पर वो थोड़ी देर पहले बैठा था, और फिर डीन के सवाल का जवाब दिया। सर, मेरे पिता एक वैद्य हैं, गांव के डॉक्टर। मैंने बचपन से ही उन्हें सबका इलाज करते हुए देखा है, सबकी मदद करते हुए देखा है। दामोदर दास जी का जिक्र होते ही एक पल के लिए डीन और प्रोफेसर त्रिलोकनाथ की नजरें आपस में मिली, जहां त्रिलोकनाथ के चेहरे पर हल्की सी हंसी आ गई, लेकिन बिना कुछ कहे उन्होंने आनंद की बातें सुनना जारी रखा। इसलिए जब भी मुझे कोई तकलीफ में दिखता है तो मैं बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद करता हूँ। हालांकि मुन्ना की देखरेख उसके दादाजी करते हैं, मगर उनके पास इलाज के पैसे नहीं हैं। इसलिए जब मेरा ध्यान मुन्ना पर गया तब मैंने भी वही किया। लेकिन मुन्ना को क्या हुआ? उनके इस सवाल का जवाब देने के बजाय आनंद ने मुन्ना की कमीज को हटाकर उन्हें उसकी पीठ दिखाई। उसकी पीठ पर कंधे के पास टांके लगे हुए थे, जिसे देखकर उनकी आंखें बड़ी हो गई और प्रोफेसर त्रिलोकनाथ उस पर भड़क उठे। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम इस तरह से ऐसे कैसे किसी बच्चे का इलाज कर सकते हो? उसकी जान को जोखिम में डाल सकते हो। अभी तुम्हें मेडिकल कॉलेज में इतनी चीजें नहीं सिखाई गई है कि तुम इस तरह से किसी पर भी अपने प्रयोग करना शुरू कर दो। लेकिन उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? वो बिल्कुल ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया ना कि मैं बचपन से अपने पिताजी के साथ हूँ। मैं उन्हें लोगों का इलाज करते हुए देखकर ही बड़ा हुआ हूँ। यहाँ तक कि कई बार मैं उनकी जगह लोगों का इलाज करने गया हूँ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने अपने पिताजी से क्या सीखा, क्योंकि इस मेडिकल कॉलेज की तरफ से अभी तुम्हें इस तरह किसी का इलाज करने की इजाजत नहीं दी गई है। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि अगर बाहर ये खबर जाती है कि यहाँ पर ये सब कुछ होता है तो फिर मेडिकल कॉलेज की कितनी बदनामी होगी? मैंने कहा ना, आपको मुझे जो सजा देनी है वो आप दे सकते हैं। तो फिर ठीक है सर, मैं चाहता हूँ कि हमारे कॉलेज का माहौल खराब ना हो। इसे देखकर बाकी स्टूडेंट्स भी इस तरह का कोई बर्ताव ना करें। इसलिए हमें सभी के लिए एक उदाहरण पेश करना जरूरी है। हमने पहले इसे इसकी गुस्ताखी के लिए माफ कर दिया था। जब ये सारी बातें हो रही थी उस वक्त सभी स्टूडेंट्स आनंद के कमरे के बाहर ही घेरा बनाकर खड़े थे और खुले दरवाजे से सब कुछ देख और सुन रहे थे। वो सभी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिर अब प्रोफेसर त्रिलोकनाथ क्या कहेंगे। सर, मुझे लगता है कि अब आनंद को कॉलेज से बर्खास्त करने का फैसला ही सही रहेगा और इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। उनके इतना कहते ही सभी की नजरें डीन रामेश्वर दत्त के चेहरे पर आकर ठहर सी गई और अब सभी को उनके आखिरी फैसले का इंतजार था। आनंद, तुम्हें मेडिकल कॉलेज से बर्खास्त किया जाता है। बहुत ही जल्द तुम्हारे हाथों में बर्खास्तगी के कागजात पहुंच जाएंगे। अपना फैसला सुनाकर डीन रामेश्वर दत्त ने कमरे से बाहर निकलने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ा दिया। उनके साथ प्रोफेसर त्रिलोकनाथ और बहादुर भी आगे बढ़ गए। देखते ही देखते सभी स्टूडेंट्स भी धीरे धीरे एक दूसरे से बातें करते हुए अपने अपने कमरों में चले गए। अब इस कमरे में सिर्फ आनंद, कमल और मुन्ना थे। तीनों के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। तभी आनंद ने उनकी उदासी दूर करने के इरादे से पूरे जोश के साथ उनसे बातें करना शुरू कर दी। अरे कमल, मेरे दोस्त, मेरे भाई, तू यहाँ मुंह लटका क्यों खड़ा है? तुझे तो खुश होना चाहिए कि देख, हमने मुन्ना को पूरी तरह से ठीक कर दिया है। देख देख। अभी भी कमल के चेहरे पर उदासी ही थी, मगर आनंद इस उदासी को हटाने के इरादे से उससे लगातार बात कर रहा था। मुन्ना, ओ मुन्ना, खड़े होकर दिखाओ कमल भैया को। चलो चलो, ये देखो कमल, अब से मुन्ना को कोई कुबड़ा कहकर नहीं बुलाएगा। वो पूरी तरह से ठीक हो गया। आनंद उसके चेहरे से उदासी हटाने की लाख कोशिश कर रहा था, लेकिन कमल को तो जैसे उसकी बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो पुतले के जैसे एक ही जगह पर खड़ा था और फिर अचानक से उसने आनंद से पूछा, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? आनंद ने ना समझी का नाटक किया। मैंने ऐसा क्यों किया? क्या मैंने क्या किया? ना समझ बनने का नाटक मत करो। तुम्हें जिस गुनाह की सजा मिल रही है उसमें मैं भी उतना ही गुनहगार हूं जितना कि तुम। तो सिर्फ तुम्हें ही कॉलेज से बाहर क्यों निकाला जा रहा है? मुझे भी तुम्हारे साथ कॉलेज से बाहर किया जाना चाहिए। इतना कहते हुए कमल ने कमरे से बाहर जाने के लिए फुर्ती दिखाई, मगर आनंद ने उसके सामने आकर उसे बाहर जाने से रोक दिया। कहाँ जा रहे हो? डीन के पास।
उन्हें ये बताने कि उन्हें सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी कॉलेज से बर्खास्त करने के लिए कागजी कार्रवाई करनी होगी। उन्हें मुझे भी बर्खास्त करना पड़ेगा। नहीं कमल, पागल मत बनो। कम से कम हम दोनों दोस्तों में से कोई एक तो मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बनकर निकलेगा। नहीं आनंद, बनेंगे तो हम दोनों इसी मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बनेंगे, वरना हम कुछ ऐसा करेंगे कि डीन को अपने फैसले पर पछतावा होगा। आखिर कमल के जहन में ऐसा क्या चल रहा था जिससे डीन को अपने फैसले पर पछतावा हो सकता है? और क्या कोई ऐसा शख्स है जो आनंद को कॉलेज से बाहर करने की कागजी कार्रवाई को रोक सकता है? जानने के लिए सुनिए नेक्स्ट एपिसोड। आनंद अपने दोस्त कमल को लाख समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर कमल मानने को राजी नहीं था। तब आनंद ने उसे दोनों कंधों से पकड़कर झंझोड़ते हुए नाराजगी के साथ समझाया। आखिर तुम इस बात को समझते क्यों नहीं हो? मैंने खुद अपना कसूर माना है। मैंने खुद स्वीकार किया है कि मैंने मेडिकल कॉलेज के उसूलों को तोड़ा है, और इसकी जो सजा मुझे दी जाएगी उसके लिए मैं राजी हूं। समझ गए तुम? इस पर कमल पूरी तरह से खामोश हो गया और एक सदमे में कुर्सी पर मायूस होकर बैठ गया। वहीं उसके ठीक सामने आनंद ने अपने बिस्तर पर अटैची खोलकर रखी और फिर उसमें अपना सामान रखने लगा। थोड़ी देर बाद कमल की आंखों में एक उम्मीद नजर आई। मुझे लगता है कि अब सिर्फ एक ही शख्स है जो तुम्हें कॉलेज से बाहर निकलवाने से रोक सकता है। कौन? रतन? भला वो कैसे हमारी मदद कर सकता है? उसकी खुद हालत खराब है। दरोगा उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। लेकिन हम एक बार बात करके तो देख सकते हैं ना। हाँ, बात तो कर ही सकते हैं। वैसे भी मैं गांव जाने से पहले उसी से मिलने जाने वाला था। मैं भी चलता हूँ। ठीक है, तो फिर चलो। ये कहकर आनंद ने अटैची बंद की और अपना बाकी का सामान हाथ में उठा लिया। तब तक कमल ने तांगे वाले को भी बुला लिया। वो तीनों तांगे में बैठे और फिर कॉलेज से बाहर निकलने के लिए तांगा आगे बढ़ गया। मेडिकल कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स की नजरें आनंद पर ही बनी हुई थी। कोई उस पर तरस खा रहा था तो कोई उस पर हंस रहा था। उनका तांगा गेट से बाहर जाने ही वाला था कि तभी उन लोगों के सामने चौकीदार बहादुर हंसते हुए आ गया। देखा मुझसे उलझने का नतीजा? ना तुम कॉलेज के उस पहले दिन मुझसे उलझते और ना ही आज तुम्हें इस कॉलेज से निकाला जाता। उसकी इस बात पर आनंद ने तो उसे कोई जवाब नहीं दिया, मगर कमल का खून खौलने लगा। अभी आनंद को कॉलेज से पूरी तरह से निकाला नहीं गया है, अभी कागजी कार्रवाई बाकी है। और तुम देख लेना, इसके पहले ही आनंद को वापस कॉलेज में जगह जरूर मिल जाएगी। मैं आनंद को वापस लेकर आऊंगा। इस पर बहादुर ने पलटकर कमल को कोई जवाब नहीं दिया और अपनी हंसी के साथ तांगे के लिए गेट खोल दिया। थोड़ी ही देर में वो तीनों दीनू काका की चाय की दुकान पर पहुंच गए, जहां पर रतन पहले से ही मौजूद था। आनंद, तुम इस वक्त? और तुम अपना सामान साथ में लेकर क्यों आए हो? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं रतन, कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? आनंद ने अब क्या कर दिया? रतन आनंद के बारे में कमल से और कुछ पूछता इससे पहले उसका ध्यान उन दोनों के पीछे खड़े मुन्ना पर गया, जिसे वो हैरानी से देखने लगा। हे मुन्ना, अरे वाह, ये तुम्हें क्या हुआ? मेरा मतलब ये अजूबा कैसे हुआ? तुम तो बिल्कुल ठीक चल रहे हो। तुम्हारा कुबड़ापन वो कहाँ गया? तुम कैसे ठीक हुए? ये कहते वक्त रतन के चेहरे पर मुस्कान थी। वो काफी खुश नजर आ रहा था, मगर अगले ही पल उसका ध्यान आनंद के मायूस चेहरे पर गया। मगर उसे कुछ एक पल के लिए नजरअंदाज करते हुए रतन ने मुन्ना के बारे में जानना चाहा। यह पूछना तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये अजूबा, ये चमत्कार हुआ कैसे? आनंद ने उसे ठीक किया। अभी तक जितने भी लोगों ने मुन्ना का इलाज किया, उन्होंने सिर्फ पैसे बनाए, मुन्ना का इलाज नहीं किया। और बाकी लोगों को समझ में ही नहीं आया कि आखिर मुन्ना को क्या परेशानी थी। वाह आनंद, क्या बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन कहीं ना कहीं मुन्ना का यह इलाज ही आनंद के लिए मुसीबत बन गया और अब उसे कॉलेज से निकाल दिया गया है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? आनंद को कॉलेज से निकाल दिया? लेकिन क्यों? और इसका मुन्ना के इलाज से क्या लेना देना है? उसके इस सवाल पर काफी देर से मेज पर खामोश बैठे आनंद ने जवाब दिया। तुम्हें तो बहुत पहले से मालूम है ना कि मुन्ना को कुछ दिक्कत थी। मेरा मतलब वो कुबड़ेपन वाली। हाँ, मुझे मालूम था और मैं उसका धीरे धीरे इलाज कर रहा था। और तुम्हारे इस धीरे धीरे इलाज करने की वजह से उसे ज्यादा दिक्कत हो जाती तो?
लेकिन मैं ऐसा नहीं होने देता। मैं समय समय पर इस बात का ध्यान रख रहा था। हमारे पास समय की ही कमी थी और दीनू काका के पास अच्छे इलाज के लिए पैसों की ज्यादा समय नहीं था रतन। इसलिए मैंने एक फैसला लिया, अपने तरीकों से मुन्ना का इलाज करने का फैसला, जिसकी इजाजत शायद मुझे मेडिकल कॉलेज से कभी नहीं मिलती। मैं मुन्ना को अपने साथ छुपाकर मेडिकल कॉलेज में ले गया और फिर अपने तरीके से उसका इलाज किया। ये कहकर आनंद ने मुन्ना की कमीज ऊपर की और रतन को मुन्ना की पीठ के टांके दिखाए, जिस पर नजर जाते ही रतन हैरान हो गया। ओ, अब समझ में आया। मेडिकल कॉलेज के नियमों को ताक पर रखकर अपनी मनमर्जी चलाओगे, फिर तो ये होना ही था ना। क्या जरूरत थी इस उतावलेपन की? एक बार मुझसे बात तो कर ली होती, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते। मुझे वो सब नहीं पता। उस वक्त मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। वाह, तुम्हें जो ठीक लगा वो तुमने किया, और फिर मेडिकल कॉलेज को जो ठीक लगा वो उन्होंने किया। ये फैसला डीन रामेश्वर दत्त ने प्रोफेसर त्रिलोकनाथ पर छोड़ दिया था। अगर वो चाहते तो आनंद को माफ कर सकते थे, लेकिन वो नहीं माने, और फिर उनके कहने पर डीन ने कागजी कार्रवाई कर दी। ऐसा है क्या? नहीं, अभी तक कागजी कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ उन्होंने कह दिया और उन्हें मानकर मैं कॉलेज से अपना सामान लेकर आ गया। इसका मतलब अभी कागजी कार्रवाई होना बाकी है? हाँ, अभी तक कागजी कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने बोला है कि जल्द ही मुझे कॉलेज से निकालने की कागजी कार्रवाई करके मुझ तक पहुंचा दी जाएगी। ये सुनने के बाद रतन ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में एक चमक उभर आई, जिसे देखकर आनंद और कमल दोनों एक उलझन में दिख रहे थे। अरे यार, आनंद को कॉलेज से निकाल दिया गया है और तुम हो कि मुस्कुरा रहे हो। हमें किसी भी तरह से आनंद को वापस कॉलेज में भेजना है। तुम कुछ भी करो और कोई रास्ता निकालो। तो ये समझो कि रास्ता मिल गया। तुम किस्मत वाले हो आनंद कि अभी तक कॉलेज की तरफ से कोई कागजी कार्रवाई नहीं हुई है। हम कागजी कार्रवाई के पूरे होने से पहले ही आनंद को वापस कॉलेज में भिजवा देंगे। इस पर आनंद और कमल दोनों ने एक गहरी सांस ली। लेकिन कैसे? प्रोफेसर त्रिलोकनाथ के कहने पर ही आनंद को बाहर निकाला जा रहा था ना। हाँ, डीन ने यही तो बोला था कि प्रोफेसर त्रिलोकनाथ जो फैसला सुनाएंगे, जो सजा देना चाहेंगे, वही सजा आनंद को दी जाएगी। और अगर प्रोफेसर त्रिलोकनाथ अपने फैसले को ही बदल लें तो फिर आनंद को कॉलेज से नहीं निकाला जाएगा ना। लेकिन मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो कि तुम्हारे इस नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर सकता है। कौन है वो शख्स जिसके लिए ऐसा करना मुमकिन है? एक शख्स। मैं उसके पास नहीं जा पाऊंगा। मैं तुम्हें उसका पता बताऊंगा और तुम्हें खुद ही वहां जाना होगा। लेकिन तुम मेरे साथ में क्यों नहीं चल सकते? अगर वो शख्स तुम्हें जानता है तो फिर तुम्हारी पहचान के जरिए वो इस काम में हमारी मदद के लिए तैयार हो जाएगा। नहीं, मुझे डर है कि अगर उसे मेरे बारे में पता चला तो कहीं तुम्हारा बना बनाया काम बिगड़ न जाए। ठीक है, मुझे बताओ कौन है वो शख्स जो मुझे कॉलेज से बर्खास्त करने की कागजी कार्रवाई को रोक सकता है? क्या नाम है उस शख्स का और वो कहाँ रहता है? आखिर रतन किस शख्स के बारे में बात कर रहा था? और क्या आनंद को मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने का एक बार फिर से मौका मिल पाएगा? जानने के लिए सुनिए नेक्स्ट एपिसोड। आनंद एक ही शख्स है जो तुम्हें बचा सकता है और उसका नाम है प्रोफेसर विश्वजीत सिंह। क्या? प्रोफेसर विश्वजीत सिंह? हाँ, प्रोफेसर विश्वजीत एक वही शख्स है जो तुम्हें फिर से कॉलेज में जगह दिलवा सकता है। लेकिन कैसे? तुम्हें ने तो बताया था कि उन्हें तो कॉलेज छोड़े काफी अरसा बीत चुका है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि वो मुझे फिर से कॉलेज में जगह दिलवा दें? तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो और उनसे जाकर मिलो। मैं तुम्हारे साथ उनके घर तक चल सकता हूँ, लेकिन उनसे बातें तुम ही को करनी होगी। और हाँ, उन्हें मेरे बारे में कुछ भी मत बताना। लेकिन क्यों? तुम्हारे और प्रोफेसर विश्वजीत की आपस में क्यों अनबन है? वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। फिलहाल तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें उनके घर लेकर चलता हूँ। मैं भी साथ में चलता हूँ। ठीक है, लेकिन उनसे बात करने के लिए सिर्फ अकेले आनंद को ही जाना पड़ेगा। जितना मुझे आनंद ने बताया है कि वो हर वक्त उस पर नजर रखते हैं, इसका मतलब ये है आनंद कि वो तुम्हारे बारे में जानते हैं। मेरे बारे में जानते हैं? मतलब? वो सब मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुमने सुना होगा ना कि प्रकृति एक जैसी सोच रखने वालों को आपस में मिला देती है। बस कुछ ऐसा ही समझो। मुझे लगता है कि वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे।
वो तीनों एक तांगे में बैठे और फिर प्रोफेसर विश्वजीत के घर जाने के लिए निकल पड़े। प्रोफेसर विश्वजीत का घर कलकत्ता शहर के एक ऐसे इलाके में था जहां अमूमन ज्यादा आबादी देखने को नहीं मिलती थी। थोड़ी ही देर में उनका घर आने वाला था। रतन को प्रोफेसर का घर दूर से ही दिखाई दे रहा था। तांगा यहीं रोक दो, बस यहीं सड़क के किनारे पर। रतन के इतना कहते ही तांगे वाले ने तांगा रोका और फिर वो तीनों एक एक करके तांगे से नीचे उतर गए। रतन ने तांगे वाले को उसका मेहनताना दिया और फिर उसे जाने की इजाजत दी। जब एक बार तांगे वाले ने वहां से वापस जाने के लिए गाड़ी आगे बढ़ा दी, तब उन तीनों ने दूर मैदान में दिख रहे एक घर को देखते हुए धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाना शुरू किया। ये प्रोफेसर विश्वजीत इतनी दूर अकेले जंगल में क्यों रहते हैं? वो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी तुम्हारी तरह कुछ ना कुछ प्रयोग करते रहते हैं, इसलिए जिस तरह से तुम गांव से दूर तालाब के पास पहाड़ी पर अकेले उस खंडर हवेली में रहते हो, ठीक उसी तरह ये भी। समझदार तो तुम बचपन से ही हो, सही अंदाजा लगाया तुमने। बस अब मेरे और उनके बीच की दूरी का अंदाजा लगाने की कोशिश मत करना। अगर गलती से भी उन्हें हमारी दोस्ती के बारे में पता चला तो फिर। हाँ, समझ गया। तुमने पहले ही बता दिया था, बस यही नहीं बता रहे हो कि आखिर तुम दोनों के बीच में हुआ क्या है। मैंने बोला ना, वक्त आने पर मैं खुद ही तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। उससे पहले तुम्हें खुद ही पता कर लूंगा। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। कुछ देर तक पैदल पैदल चलने के बाद उन तीनों को दूर से दिखने वाला प्रोफेसर का घर अब साफ नजर आने लगा। ये घर एक 3 मंजिला पुरानी इमारत थी जिसका सबसे ऊपरी हिस्सा एक गुंबज की तरह था, जहां से सूरज की रोशनी सीधे अंदर आ सकती थी, मगर फिलहाल वो ढका हुआ था। काफी पुरानी इमारत लग रही है। एक वक्त प्रोफेसर विश्वजीत सिंह का पूरा परिवार उनके साथ रहता था, लेकिन अब वो अकेले ही इस घर में रहते हैं। और उनका परिवार वो कहाँ रहने चला गया? वो लोग दूसरी जगह रहने चले गए। जब प्रोफेसर ने पढ़ाना छोड़ा तो उनके परिवार ने उन्हें अपने साथ में ले जाना चाहा, मगर प्रोफेसर ने साथ जाने से मना कर दिया और अकेले ही यहाँ पर रहने का फैसला लिया। वो तीनों पैदल चलते चलते प्रोफेसर के घर की 3 मंजिला इमारत के बहुत पास तक पहुंच चुके थे। उन तीनों ने छुपने के लिए एक पेड़ का सहारा लिया और उस पेड़ के पीछे छुप गए। सुनो आनंद, अब यहां से आगे तुम्हें अकेले ही जाना है। कमल और मैं, हम दोनों तुम्हारा यहीं आने का इंतजार करेंगे। अब तुम जाओ। तुम्हें कॉलेज से क्यों निकाला गया है, ये सारी बातें उन्हें सही सही बताना। उनसे कुछ भी झूठ मत बोलना, लेकिन उनके सामने थोड़ा घबराना और थोड़ा परेशान होने का नाटक जरूर करना, समझे? हाँ, समझ गया। तुम दोनों मेरा यहीं इंतजार करो। और हाँ, उनके साथ एक पालतू कुत्ता मोती भी रहता है, तो उससे घबराना मत। वो सिर्फ भौंकता है, काटता नहीं। ये सुनकर आनंद ने हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया और फिर प्रोफेसर विश्वजीत से मिलने के लिए आगे बढ़ गया, जबकि कमल और रतन वहीं पेड़ के पीछे छुपकर आनंद को जाते हुए देख रहे थे। प्रोफेसर, 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 मैं मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ आनंद। मुझे आपकी मदद चाहिए, दरवाजा खोलिए। अगले ही पल दरवाजा खुला और प्रोफेसर विश्वजीत पर आनंद की नजर गई। अच्छी कद काठी, लंबे बाल और बिना दाढ़ी मूछ का साफ सांवला चेहरा। उनकी उम्र आनंद और रतन से जरूर ज्यादा थी, मगर प्रोफेसर जवान थे, जिन्हें देखकर आनंद ने उनके सम्मान में अपना सिर झुकाया और फिर से अपने बारे में बताया। प्रोफेसर, मेरा नाम आनंद श्रीवास्तव है और मैं मेडिकल कॉलेज का एक स्टूडेंट हूँ। मुझे आपसे मदद चाहिए। जब आनंद प्रोफेसर को अपने बारे में बता रहा था, तब प्रोफेसर ने एक नजर उसे देखने के बाद इधर उधर देखा और फिर अपने पालतू कुत्ते मोती को चुप कराया। मोती, शांत, चुप हो जाओ। घर पर आए हुए मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते। अपने कुत्ते को समझाने के बाद उन्होंने आनंद की तरफ देखा। तुम थोड़ी देर यही रुको, मैं आता हूँ, वरना मोती हमें बात नहीं करने देगा। ये कहकर प्रोफेसर ने दरवाजा अंदर से बंद किया और फिर मोती को अपने घर के अंदर ले जाकर बंद कर दिया। क्योंकि सर्दियों का मौसम था, इसलिए उन्होंने कमीज के ऊपर कोट पहना और फिर आनंद को घर के अंदर बुलाने के बजाय अपने घर के बगीचे में लगी कुर्सी पर बैठकर उससे बातें करने लगे।
क्या नाम बताया था तुमने अपना? आनंद। मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हो। बताओ, तुम मुझसे क्या मदद चाहते हो? पढ़ता नहीं हूँ प्रोफेसर, पढ़ता था। मुझे आज ही कॉलेज से निकाल दिया गया। क्यों? तुमने ऐसा क्या किया जो उन्हें तुम्हें कॉलेज से निकालना पड़ा? प्रोफेसर के इस सवाल पर आनंद ने अपने दोस्त रतन के कहे मुताबिक उन्हें सब कुछ सच बताना शुरू किया। उन दोनों को बातें करते हुए पेड़ के पीछे छुपे रतन और कमल देख रहे थे, मगर उन दोनों के कानों तक उनकी बातें नहीं पहुंच पा रही थी। वहीं इसी बीच प्रोफेसर अपनी नजरों को चारों तरफ भी घुमा रहे थे। तभी घर के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई, किसी जानवर की दर्द भरी तड़पने की आवाज, जिसने प्रोफेसर और आनंद दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। कुछ नहीं। इस आवाज को सुनकर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। दरअसल मैं मोती को थोड़ी देर पहले ऊपर बांध कर आया हूँ, तो मुझे लगता है उसे भूख लग रही होगी, इसलिए वो ऐसी आवाजें निकाल रहा है। तुम बताओ, अब तुम क्या चाहते हो? सर, मैंने सुना है कि आप भी कभी उसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते थे। आपकी वहाँ के प्रोफेसर से बातचीत भी होगी, तो अगर आप एक बार मेरे लिए उनसे बात करके देख लेते, अगर वो मुझे माफ कर देते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि मैं दोबारा उन्हें किसी शिकायत का मौका ही नहीं दूंगा। तुम्हें देखकर मुझे किसी की याद आ गई। उसके तेवर भी तुम्हारी तरह थे। लोगों की भलाई के लिए कभी भी किसी को बेबाक बेझिझक कुछ भी कह देता था। हमेशा दूसरों की मदद करते रहता था, भले ही उसे अपनी इस मदद के बदले कई मुश्किलों का सामना ही क्यों ना करना पड़े। कौन था वो? क्या वो आपके साथ ही पढ़ते थे? और क्या वो अब भी इसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हैं? इस बात को सुनकर प्रोफेसर के मुंह से हंसी छूट गई। नहीं, वो मेरे सीनियर थे। फिलहाल वो पढ़ाते तो नहीं है, मगर अब भी वो लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटते। उन्हें बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया था। मगर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो लोग इतनी बातें कर ही रहे थे, तभी एक बार फिर से प्रोफेसर के घर के अंदर से किसी जानवर की तड़पने की आवाज सुनाई दी। इस बार ये आवाज तेज थी, जो कि उन दोनों के साथ साथ कमल और रतन के कानों तक भी पहुंची। लगता है मोती को कुछ ज्यादा ही भूख लग रही है। मुझे उसके पास जाना ही होगा। फिलहाल तुम जाओ, कल सुबह मैं तुम्हें मेडिकल कॉलेज के बाहर ही मिल जाऊंगा। इतना कहते हुए प्रोफेसर विश्वजीत अपनी जगह से उठे और घर के अंदर चले गए। लेकिन वो जानवर के दर्द से तड़पने की आवाज अभी भी उन तीनों के कानों तक आ रही थी और उन तीनों की नजरें प्रोफेसर के घर की दूसरी मंजिल पर ही थी। आखिर प्रोफेसर के घर के अंदर से ये किसकी आवाज आ रही थी और क्या प्रोफेसर आनंद को फिर से कॉलेज में जगह दिलवा पाएंगे? जानने के लिए सुनिए नेक्स्ट एपिसोड। अगले एपिसोड को सुनने के लिए आपका कॉइन बैलेंस सफिशिएंट नहीं है, तो अभी हमारे